एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम थे यहाँ पर सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे और सर्विस कॉस्टिंग में हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे। दोस्तों आपको याद होगा हमने इसके पहले एक तो नव्या एलएमवी वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सीएनजी कार को कंपेयर किया था ईवी से, और फिर हमने पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि जो स्कूल बसेस हैं वो अगर 2 किलोमीटर के रेडियस से बच्चों को उठाएगी या फिर 4 किलोमीटर के रेडियस से बच्चों को उठाएगी या फिर 8 किलोमीटर के रेडियस से बच्चों को उठाएगी, तो वो जो चार्जेस लेगी बच्चों से वो सबसे अलग अलग लेगी। हमने ये मान लिया था कि जो बाहरी बच्चों से पैसा लिया जा रहा है लेट दैट बी डिनोटेड बाय, तो जो इधर वाले बच्चों से लिया जाएगा दैट वुड बी डिनोटेड बाय, और जो इधर वालों से लिया जाएगा दैट वुड बी डिनोटेड बाय 0.25x। हमने ये देखा था कि बस की कैपेसिटी कितनी है 40 स्टूडेंट, लेकिन 40 सीनियर की और 40 ही, यानी ओवरऑल देयर आर 80 चिल्ड्रन, और वो जो 80 स्टूडेंट्स है उसका आखिर कितना परसेंटेज लोग बाहर से बैठेंगे। सपोज कीजिए 55% बच्चे अगर बाहर से बैठते हैं तो 80 का 55% कितना हो जाता है, 44 स्टूडेंट्स बाहर से बैठेंगे जिनसे हम कितने रुपीज चार्ज करेंगे, x रुपीज, यानी 44x हमें यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जितने बच्चे यहाँ से बैठेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5x से, जितने बच्चे यहाँ से बैठेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। ऐसे करके आपको याद होगा दोस्तों अपना कितना x आ गया था 59x। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपन ने वो पूरी स्टेटमेंट बना ली थी, स्टेटमेंट शोइंग वो कॉस्ट ऑफ बस पर एनम, और फिर कॉस्ट ऑफ बस पर एनम को हमने डिवाइड किससे कर दिया था 59x से डिवाइड कर दिया था, तो वैल्यू आ गई थी। वो वैल्यू आ गई थी अपनी दो, वो एक तो वो बिना लॉकडाउन वाली और एक लॉकडाउन वाली। और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें कॉस्टिंग के क्वेश्चन में रखना ही पड़ता है, ऐसा सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, ऐसा हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर एक की पार्ट है अपने एग्जाम में, है ना दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन में आपने और मैंने ट्रक्स के बारे में तो डिस्कस किया ही किया है एट लेंथ, बसेस भी कहीं ना कहीं पिक्चर में आई है, वो दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा और ये सब आई है ना। ओके, फिर ऑटो के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, टैक्सीज के बारे में, वो प्राइवेट कार के वो भी डिस्कस करा है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, एयरलाइंस के बारे में, बिकॉज ये भी तो एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, राइट। फ्लाइट्स वाले भी तो अपने टिकट की प्राइस किसी न किसी तरीके से तय करते होंगे। अच्छा, अब आपको स्कीम समझ में आने लगी कि फ्लाइट वाले भी कैसे अपनी टिकट की प्राइस तय आखिर करते होंगे। वो अपनी पूरी फ्लाइट की ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते होंगे जिसमें वो सब खर्चा लेते होंगे। जैसे एरोप्लेन है तो एरोप्लेन के अंदर काफ़ी सारा फ्यूल डलता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो ठीक है। फिर उसके बाद वो लाखों लीटर, हजारों लीटर उसके अंदर जेट फ्यूल डलता है दोस्तों, नॉर्मल वाला नहीं, अपना उड़ेगा ही नहीं तो। फिर इसके बाद वो डेप्रिसिएशन, लीज रेंट। हाँ, अच्छा, एयरलाइंस के केस में दोस्तों ये एयरपोर्ट किसका होता है, ये इंडिगो एयरलाइंस ओन करती है, एयर इंडिया, या ये तो सरकार का होता है, सरकार का होता है, सरकार के होते हैं जितने सारे एयरपोर्ट्स हैं ना देश भर में, वो सब गवर्नमेंट के हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था स्थापित कर रखी है, AIA, एयरपोर्ट अथॉरिटी, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो सारे एयरपोर्ट्स की देखरेख करती है। पर कभी कभी वो एयरपोर्ट्स की देखरेख का काम अडानी जी को दे दिया जाता है, साफ सफाई मेंटेनेंस का, बट वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। अडानी जी मालिक नहीं बन गए, मालिक अभी भी कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब दोस्तों जब प्लेन एयरपोर्ट पर उतरता है, आपको मालूम होगा कि प्लेन से लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस लिए जाते हैं। उस आपके लिए हमने हवाई पट्टी बनाई है, वो मेंटेन कौन कर रहा है, हम, हमारे इतने सारे एयरपोर्ट के कर्मचारी लगे हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर वो फायर एक्सटिंग्विशर की भी गाड़ियां होती है, मतलब एयरपोर्ट के अंदर एक डिपार्टमेंट ही होता है ये फायर फाइटिंग वाला, कि कल को कुछ भी होनी अनहोनी हो जाए तो फटाक से वो फायर फाइटिंग वाली, वो रेड कलर की नहीं आती बस, टैंकर वो लेकर आ जाते हैं। इनफैक्ट जब फ्लाइट लैंडिंग करती है ना तो उसके पहले वो लोग अलर्ट पर आ जाते हैं बिल्कुल गाड़ी के अंदर बैठ कर, कि कल को कुछ भी हो जाए उतरते वक्त। आपने देखो कभी कभी वो जब टायर है वो अगर फ्लैट हो जाए या जाम हो जाए तो वो इस तरीके से रोड के ऊपर घिसाता है कि उसमें से वो आंच निकलने लगती है और फायर हो ही जाती है, मतलब तो उस स्पीड से जाता है, राइट। तो इसलिए वहां पर रखना पड़ता है तैयार, है ना। तो अब ये सारा खर्चा जब वो एयरपोर्ट करेगा तो किससे वसूलेगा, एयरलाइंस। हाँ, हालांकि एयरलाइंस वापस से किससे वसूल लेगी, पैसेंजर से, राइट। तो दोस्तों ये जो लैंडिंग एंड पार्किंग फी है वो भी देनी पड़ती है अपने को, इनको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। साथ ही साथ दोस्तों ग्राउंड स्टाफ भी तो काफी सारा रहता है एयरलाइंस का, जो कि वो आपका बैगेज लेता है, वो चेक इन करता है ना, वो सब वो स्कैन करते हैं और वो क्या क्या रहता है ना एयरपोर्ट्स में, तो राइट। तो वो सारे खर्चे यहाँ पर जोड़े जाएंगे, है ना। आइए दोस्तों देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो एग्जाम में पूछा था ये, इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म
ABCL Airlines has been given permit to operate 3 flights in a week between X and Y cities, both sides. ये तो आपको मालूम ही होगा कि एरोप्लेन को हवा में उड़ाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अरे जब बस रोड पे चलने नहीं उसमें परमिशन लगती है अपने को आरटीओ की, तो फिर ये तो हाँ, तो अपन को किससे दोस्तों परमिशन मिल गई होगी? गवर्नमेंट से मिल गई परमिशन। कहाँ से कहाँ के बीच में फ्लाइट उड़ेगी अपनी? एक्स और वाई के बीच में अपनी फ्लाइट उड़ेगी। और हफ्ते में दोस्तों कितनी फ्लाइट्स की परमिशन हमें मिली है? 3 फ्लाइट्स की परमिशन मिली है बिटवीन एक्स एंड वाई, बोथ साइड्स। यानी एक्स से वाई जाएंगे, फिर वाई से एक्स आएंगे। ये एक बार माना जाएगा क्योंकि 3 बार बोथ साइड्स परमिशन मिली है ना। 6 फ्लाइट हो जाएंगी एक तरीके से, जाना एक फ्लाइट, आना एक और फ्लाइट, जाना आना जाना आना हर हफ्ते। द एयरलाइन ऑपरेट्स अ सिंगल एयरक्राफ्ट ऑफ 160 सीट्स कैपेसिटी. The normal occupancy is estimated at 60% throughout the year of 52 weeks. The one way fare is rupees. अरे वाह, फेयर आपको निकालने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। छाप दिया इन्होंने, तो छाप दिया। अब जब अगले ने फेयर छाप दिया, कॉस्ट तो देगा ही देगा वो, तो अब फिर ये हमसे क्या पूछ सकता है? प्रॉफिट पूछ सकता है यार। या तो प्रॉफिट हमें डिफाइन कर दो कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, तो हम बता देंगे कितना फ्लाइट किराया वसूलना है, या फिर बता दो आप कितना वसूल रहे हो, तो हम बता देंगे आप कमा कितना रहे हो। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फ्लाइट चार, फ्यूल की कॉस्ट। एंड फ्यूल की कॉस्ट एयरलाइंस के लिए दोस्तों इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। प्लेन उड़ेगा, फ्यूल लगेगा। नहीं उड़ा, मान लो फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करी, तो फिर फ्यूल नहीं लगेगा। कितने रुपीज है? 96,000 रुपीज है पर फ्लाइट। 96,000 रुपए का पेट्रोल लगता है क्या एक ही बार में? लगता ही होगा, नहीं है ना? जेट फ्यूल और महंगा आता ही होगा ना। फूड सर्व्ड ऑन बोर्ड ऑन नॉन चार्जेबल बेसिस, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, एयरलाइंस वाले अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो ये लोगों के लिए तो कॉस्ट नहीं, पर एयरलाइंस के लिए तो अभी क्या बन गया? कॉस्ट। अगर ये चार्जेबल होता ना फूड, तो फिर एयरलाइंस के लिए कॉस्ट नहीं होता। एयरलाइंस क्या बोलती? हमारी किस बात की कॉस्ट, हम तो आपसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये एयरलाइंस के ऊपर ही कॉस्ट है, 125 रुपए पर पैसेंजर कॉस्ट है। कमीशन 5% ऑफ। ये कमीशन किस बात का? अपन वो मेक माई इंडिया और वो नहीं, मेक माई ट्रिप और वो क्या क्या है ना, वो है ना, उन सबसे करवाते हैं ना बुकिंग, तो उनको कमीशन देना पड़ता है इन लोगों को। 5% ऑफ फेयर एप्लीकेबल फॉर ऑल बुकिंग्स। फिक्स कॉस्ट एयरक्राफ्ट, एग्जाम्पल लीज हुआ, सैलरी ऑफ फ्लाइट क्रू हुआ। कितने रुपीज है? 3,50,000 पर फ्लाइट। लैंडिंग चार्जेस, एग्जाम्पल पार्किंग, ग्राउंड सर्विसेज, मेंटेनेंस, चेक इन एटसेट्रा, 72,000 पर फ्लाइट। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये जो एयरक्राफ्ट का ये 3.5 लाख रुपए का खर्चा दे रखा है, इसमें क्या क्या शामिल है? एयरक्राफ्ट का लीज शामिल है। आपको ये तो पता होगा ना कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट एयरलाइंस कंपनीज खरीदती ही नहीं है, लीज पे ले लेती, क्योंकि एक एरोप्लेन बहुत महंगा आता है। तो कंपनीज क्या बोलती है, यार इतने सारे रुपए फंसाने की बजाय अपन एक काम करो। दुनिया में 2 ही कंपनीज है जो ये एरोप्लेन बनाती है, एक तो वो है बोइंग, है ना, और दूसरी है एयरबस। और आप भी जब सुनते होंगे, जैसे कभी आप फ्लाइट में बैठे होंगे तो बोइंग 747 विमान उड़ान भरेगा, तो वो 2 ही कंपनी है दुनिया भर में जो ये एरोप्लेन्स बना रही है। और बताओ कोई सी तीसरी कंपनी? सर इंडिया में वो ना एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक, वो मिलिट्री के लिए बनाता है, वो सिविल प्लेन्स नहीं बनाता है। सिविल प्लेन दुनिया में बस ये 2 ही कंपनीज बना रही है, बोइंग्स और एयरबस। हाँ, तो ये कंपनीज पता है क्या करती है? ये कंपनीज अपने यहाँ की इंडिया की कंपनीज को, जैसे इंडिगो एयरलाइंस हुआ या फिर एयर इंडिया हो गया है, कितनी सारी है ना, वो एयर एशिया और क्या क्या है ना, स्पाइस और ये सब है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं यार हमें 100 प्लेन चाहिए, तो 100 प्लेन में इतने सारे रुपए फंसाने की बजाय एक काम करो, इन कंपनीज से अपन क्या कर लो, लीज पर ले लो। लीज पे लेने का फायदा क्या है कि आपका कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। दूसरा फायदा है कि कल को मान लो ट्रैफिक नहीं मिला आपको उन 2 सिटीज के बीच में, तो आप सिंपल लीज कैंसिल कर दोगे। और यही आपने एरोप्लेन खरीद लिया, हाँ, फिर आप बेचने जाओगे तो खरीदार नहीं मिलेंगे, फिर चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए यूजुअली कंपनी जिसको किस पर ले लेती है, लीज पर। सो लीज इज अ फिक्स कॉस्ट फॉर द एयरलाइंस। सिमिलरली सैलरीज ऑफ फ्लाइट क्रू, जिसमें पायलट आ गए और वो एयर होस्टेस आ गए, कैबिन क्रू, राइट, और लैंडिंग चार्जेस, पार्किंग, ग्राउंड सर्विस, मेंटेनेंस, ये सब हमें लग रहा है दोस्तों इतना इतना पर फ्लाइट। आज क्या कर दिखाना है आपको मुझको? कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। यूं कर देंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। आओ जरा कैलकुलेटर पे आओ। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं दोस्तों।
160 का कितना परसेंट निकाल लोगे? 60%, यानी कितने पैसेंजर दोस्तों बैठे हुए एरोप्लेन में? 96 पैसेंजर्स बैठे हुए एरोप्लेन में, और हर पैसेंजर से अपन ने कितने रुपए लिए? 7200। कर लो जरा, रेवेन्यू कितना आ रहा है? 6,91,200 को मेमोरी प्लस में डाल लो, ये गया अपना रेवेन्यू मेमोरी प्लस। ठीक है, अब दोस्तों अपन मेमोरी माइनस करने लगेंगे। फ्यूल हमें पर फ्लाइट कितना लगता है? 96। और फ्लाइट के केस में ध्यान रखना, वन वे मींस वन फ्लाइट, वापस से आया इज काउंटेड एज अनदर फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट। ठीक है, मैंने बोलता है मेरी फ्लाइट है, फ्लाइट है मतलब मैं जा रहा हूं, आने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ्लाइट में, मैं जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो वन फ्लाइट, पर फ्लाइट मतलब वन वे का है, और ये भी हमने वन वे का ही लिया है सब। तो 96,000 उड़ा दिया आपने मेमोरी में से, और क्या उड़ाएंगे मेमोरी में से? 125 पर पैसेंजर का हम फूड सर्व करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 96 से, उड़ा दो मेमोरी में से। और बोले यार कुछ? कमीशन कैसे करेंगे? 7200 का 5% इंटू 96 पैसेंजर्स। हाँ, मेमोरी माइनस करते चल रहे हो ना? और बोलो कुछ? सर ये तो सीधे ही उड़ा देंगे, 3,50,000 और 72,000। बोल दो आज कितना आ रहा है? 1,26,000 सम ऑड नंबर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, 1,26,640 रुपीज आ रही हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। प्रेजेंटेशन वैसा ही जैसा आपने सोचा होगा, आपने भी यही सोचा होगा कि हम रेवेन्यू लिखेंगे, उसमें तमाम तरह की कॉस्ट हम माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन क्योंकि आगे रहकर हमें बोल रहा है कि ये कॉस्ट वेरिएबल है और वो कॉस्ट, तो फिर व्यवहारिकता कहती है कि कॉस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट में फ्यूल आएगा, फूड भी वेरिएबल है दोस्तों, और कमीशन भी वेरिएबल। लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट का लीज और लैंडिंग चार्जेस दोनों क्या थे? तो आंसर आ गया क्या? 1,26,640। ओके, अब दोस्तों इसी क्वेश्चन का यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द एयरलाइन एक्सपेक्ट्स दैट इट्स ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू कितने पैसेंजर्स? अरे वाह, मतलब अभी तक 96 पैसेंजर बैठ रहे थे, इनको लग रहा है कि यार हमारी ऑक्यूपेंसी 108 पैसेंजर्स हो जाएगी पर फ्लाइट इफ द फेयर इज रिड्यूस्ड टू ₹6720। एडवाइज वेदर दिस प्रपोजल शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। दोस्तों कैसे आप इनको एडवाइस करने की स्थिति में आ जाएंगे, मतलब ऐसा क्या कैलकुलेट कर लोगे? फिर से हम क्या करेंगे? वो फ्लाइट की हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, ऑपरेटिंग इनकम। और अगर इस बार ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा आएगी तो हम क्या सलाह देंगे? आपने कर ही लेना चाहिए। आना जरा कैलकुलेटर पे आना दोस्तों। 6720 मल्टीप्लाई बाय 108, जान दो मेमोरी प्लस में 108 हो गए भाई। इस बार पैसेंजर 96 नहीं है, 6720 इंटू 108 मेमोरी प्लस गया। अब मेमोरी में से उड़ाते चलो। फ्यूल कॉस्ट बताना, फ्यूल कॉस्ट 96,000 लगेगी या ज्यादा लगेगी? 96। कोई भी ऐसा तो नहीं बोल रहा वजन बढ़ जाएगा, प्लेन का खुद का इतना वजन होता है कि आपके 2-5 लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी में। तो 96,000 दोस्तों मेमोरी में से माइनस कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई बाय 108, उड़ा दो मेमोरी में से। 6720 का 5% इंटू 108, ये भी उड़ा दो। और बोलो 3,50,000 भी उड़ाए देंगे, और ये एक और 72,000 भी उड़ाए देंगे। कितना आ रहा है? 1,57,972 इतना आ रहा है। जबकि पिछली बार दोस्तों इनकम कितनी आ रही थी? 1,26,000 आ रही थी, और इस बार आपने 1,57,972। बताइए दोस्तों, आपकी क्या सलाह रहेगी कि हमें ये प्रपोजल इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, हमें थोड़ा सा फेयर रिड्यूस करके नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ा लेना चाहिए? ऐसा करने से हमारा इंक्रीमेंटल बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट कितने रुपीस का होगा? 31,332 का होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस हद तक सॉल्व करने की बजाय, मतलब आपने पता है किस हद तक सॉल्व कर दिया? आपने नेट इनकम की हद तक सॉल्व कर दिया उस क्वेश्चन को। उसकी बजाय हमें काम कर सकते थे, सिर्फ किस लेवल तक सॉल्व करते? कंट्रीब्यूशन लेवल तक। तो क्या निकल जाता? कंट्रीब्यूशन। अब क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो भाई 96 पैसेंजर बैठे चाहे 108 बैठे, फिक्स कॉस्ट तो जो है सो है। तो जो कंट्रीब्यूशन लेवल पे जीतेगा वही तो यहाँ पर भी जीतेगा, भाई जीतेगा, है ना? तो हम चाहे तो यहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी सॉल्व करके रुक सकते थे। आंसर जो डिफरेंशियल आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि जितने अमाउंट से आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा ना, उतने ही अमाउंट से आपका
प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा बिकॉज फिक्स कॉस्ट विल स्टे द सेम। तो मान लो 100 रुपये से कंट्रीब्यूशन बढ़ा दो 100 ही रुपए से, ये नेट इनकम पर फ्लाइट भी बढ़ेगी। देखो आईसीआई ने पर समझदारी दिखाई, उन्होंने सिर्फ किस हद तक सॉल्व किया। एक कंट्रीब्यूशन आप भी कर सकते थे, आपकी स्क्रीन पर अभी भी वो नंबर है क्या? हाँ, तो दो चीजें ऐड बैक कर दो। कौन सी दो चीजें ऐड बैक कर देंगे? इन दोनों को ऐड बैक कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन से टैली हो जाएगा। करो करो जरा करके बताओ। वो जो नंबर था वो 1,57,000, आपने कुछ और नंबर बताया था मुझे, उसमें ये दोनों ऐड कर दो 3,50,000 प्लस 72,000। देखा, इनसे टैली हो गया अपना 579,972। ठीक है, हाँ ओके। ये तो आप समझते हो ना कि रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स अस प्रॉफिट। ये तो उधर ही पढ़ लिया था बेसिक्स में ही, है ना? ओके, ये देखो क्या लिखा, देयर इज एन इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन बाय कितने रुपीस, अपन ने भी यही निकाला था 31,332, हेंस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। दोस्तों थर्ड पॉइंट और कर लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट में देखना हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। अपनी तो एयरलाइंस कंपनी है, अपने पास एक दिन मीटिंग अपन से अपॉइंटमेंट लिया एक ट्रेवल टूर ऑपरेटर ने, और उसने बोला कि मैं कोई बिजनेस प्रपोजल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अपन इस एयरलाइंस कंपनी के मालिक और टूर ऑपरेटर हमारे पास आया। उसने बोला हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर टूर निकालते लोगों के, हम ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट लोग इकट्ठे करते हैं, फिर उनको इंटरनेशनल किसी सिंगापुर घूमने जाना, किसी अमेरिका घूमने, किसी यूरोप घूमने जाना, हम घुमा फिरा कर उनको लाते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा रहता है कि हम अक्रॉस इंडिया से लोगों को इकट्ठा करते हैं। कोई कोई हो सकता है 2 बंदे चेन्नई से हो, कोई 5 बंदे बैंगलोर से, कोई दिल्ली से आ रहा हो, हम उन सबको एक कॉमन स्टेशन पर लेकर आते हैं। मान लो दिल्ली कॉमन स्टेशन रहा, सबको पहले डोमेस्टिकली ट्रेवल करवा कर कहाँ ले आते हैं, सबको दिल्ली ले आते हैं, और फिर दिल्ली से हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, वो जो भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो वहां तक, बढ़िया उनको 7 दिन 15 दिन महीना भर जो भी हो फॉरेन घुमाते फिराते, और वापस से उनको कहाँ ले आते हैं, इंडिया। इंडिया में प्लेन कहाँ उतरता है, इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली, और दिल्ली से वापस से हम उनको उनकी रिस्पेक्टिव सिटीज में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसमें हमारा क्या रोल है? उन्होंने बोला ये जो एक्स और वाई के बीच में फ्लाइट उड़ती है ना, उसमें से एक सिटी है दिल्ली और मान लो दूसरी सिटी है बैंगलोर, तो बोले आपकी फ्लाइट ना हमें लगेगी, जिसमें कि जो जो भी हमारे यात्री इंटरनेशनल टूरिस्ट बैंगलोर वाले होंगे, हम आपकी फ्लाइट से उनको कहाँ बुला लेंगे, दिल्ली। बाकी भी लोगों से हमारे कांटेक्ट है, कोई कोलकाता से दिल्ली आएगा, कोई कहीं से दिल्ली आएगा, ऐसे करके, पर आपकी फ्लाइट यहाँ उड़ती है ना, तो बैंगलोर वालों को आप कहाँ लेकर आ जाना, दिल्ली लेकर आ जाना। हमारा बड़ा टूर निकलता, मतलब एक साथ 500 1000 लोग रहते हैं, और पूरे 500 1000 बैंगलोर से नहीं होंगे, पर बैंगलोर से जो भी होंगे 25 50 100 150 लोग जो भी होंगे, वो आपकी फ्लाइट से यहाँ पर आ जाएंगे। हमने कहा पर जो हमें परमिट मिली है ना, वो 3 फ्लाइट्स की मिली है, बोथ साइड्स, यानी ऑल इन ऑल हफ्ते में हम सिर्फ कितनी फ्लाइट उड़ा सकते हैं, 6 फ्लाइट। तो आपके लिए हम एक्स्ट्रा फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, हमें परमिशन नहीं। उन्होंने कहा सर एक काम करो, अपनी खुद की जो एक फ्लाइट है वो कम कर दो और एक फ्लाइट हमारे नाम पर उड़ा दो। हमने कहा एक काम करेंगे, हमारे जो पैसेंजर्स रहेंगे उनके साथ आपके पैसेंजर्स को हम एडजस्ट, बोले नहीं, हमारा प्रीमियम पैकेज होता है, उसमें हमारे कस्टमर्स किसी के साथ एडजस्ट, यानी हम एक्सक्लूसिव फ्लाइट चाहते हैं कि जिसमें सिर्फ हमारे ही जो टूरिस्ट वाले होंगे वो बैठेंगे और कोई दूसरी पब्लिक बुकिंग। भाई टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके गाइड वाइड रहते हैं, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल रहता है, तो वो है ना, तो बोले हमें दूसरों का नहीं, हमें एक्सक्लूसिव, हम तो चार्टर कर लेंगे आपका प्लेन, यानी हम तो पैसे पूरे देंगे ना आपको, पर बैठेंगे हमारे लोग फिर जितने भी हो। तो हमने कहा ठीक है आप प्रपोजल दो, आपका क्या प्रपोजल है, आप उस चार्टरिंग ऑफ द एरोप्लेन के लिए आखिर हमें कितने रुपए दे दोगे, फिर हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लेंगे या हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछ लेंगे कि हमें फिर क्या करना चाहिए, अपनी फ्लाइट उड़ानी चाहिए या फिर ये जो आप ऑफर लेकर आए हो वो ऑफर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ट्रैवल इंडिया अ टूर ऑपरेटर अप्रोचेस एबीसीएल टू चार्टर इट्स जेट एयरक्राफ्ट ट्वाइस ईच मंथ, हर महीने में 2 बार उनको अपनी फ्लाइट लगेगी। फर्स्ट to take Travel India international tourists from X to Y and then bring the tourists back from Y to X. If ABCL accepts the offer, it will be able to offer only 288 of its own flights each year. अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो उसकी खुद के फ्लाइट की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि महीने में कितने बार उनके नाम पे उड़ेगा प्लेन, 2 बार। साल में कितनी बार उनके नाम पर उड़ेगा प्लेन, 24 बार 24 टाइम्स। अभी अपनी फ्लाइट्स कितनी हो रही थी, हफ्ते में कितनी फ्लाइट्स हो रही थी, 52 वीक्स, यानी हमारी अभी तक फ्लाइट्स कितनी हो रही थी,
312, लेकिन उसमें से 24 बार उनके नाम पर प्लेन उड़ेगा ना, यानी हमारे नाम पर कितनी बार उड़ पाएगा? 288 टाइम्स। द टर्म्स ऑफ द चार्टर आर, सामने वाले ने देखिए क्या प्रपोजल फेंका है हमारे। फॉर ईच वन वे फ्लाइट ट्रेवल इंडिया विल पे एबीसीएल कितने रुपीस? 5,75,000 टू चार्टर द प्लेन एंड टू यूज इट्स फ्लाइट क्रू एंड ग्राउंड सर्विस स्टाफ। यानी सामने वाला जो ट्रेवल इंडिया टूर ऑपरेटर है वो अपने नाम पर कितने का चेक फाड़ देगा? 5,75,000। और 5,75,000 देने के बदले में हमें उसे क्या सेवाएं देनी पड़ेगी? हमें उसे अपना प्लेन देना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली उड़ाएगा अपना ही पायलट। इनफैक्ट अंदर जो केबिन क्रू रहेगा वो भी सब अपना ही रहेगा। टू यूज इट्स फ्लाइट क्रू एंड ग्राउंड सर्विस स्टाफ जो रहता है वो भी सब अपना ही लगेगा, पर सामने वाला 5,75,000 का चेक हमें दे देगा। हमने कहा खाने पीने का कैसा क्या रहेगा और ये गाड़ी में तेल कौन डलवाएगा? तो उन्होंने क्या बोला? ट्रेवल इंडिया विल पे फॉर फ्यूल कॉस्ट, मतलब जेट में फ्यूल भी कौन डलवाएगा? ट्रेवल इंडिया वाले, ठीक है। ट्रेवल इंडिया विल पे फॉर ऑल फूड कॉस्ट, यानी खाने पीने का खर्चा हमारी पॉकेट से होगा, वो वही पे करेंगे, वही पे करेंगे। ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन शिड एबीसी एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम ट्रेवल इंडिया। क्या दोस्तों सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को ध्यान दो, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को ध्यान नहीं देंगे? क्या एबीसी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ऐसा क्या दोस्तों आप और मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ले ताकि हम ये जजमेंट लेने की स्थिति में आ जाएं कि हमें ऑफर एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं। अगेन इनकम कैलकुलेट कर लो। अपने को ये तो मालूम ही है कि अगर अपन खुद से फ्लाइट उड़ाएंगे तो अपनी इनकम क्या आ रही है। एक बार इनके नाम पर उड़ा के देख लो फ्लाइट और देख लेते इनकम क्या आ रही। चलो इनके नाम पर फ्लाइट उड़ाते कितने रुपए आ जाएंगे? 5,75,000 आ जाएंगे। हाँ दोस्तों 5,75,000 आएंगे, है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रहे ना अपने को, तो अपने खर्चे भी तो लगेंगे कुछ कुछ। मुझे बताना क्या क्या खर्चे लगेंगे। क्या ये वाला खर्चा लगेगा? नहीं, अगले ने बोल दिया कि तेल में डलवाऊंगा गाड़ी में। क्या ये वाला खर्चा लगेगा? नहीं, उसने बोल दिया फूड का सब चार्जेस मैं बेयर करूंगा, आपको बेयर करने की जरूरत अपने पैसेंजर को तो यार अपन दे रहे थे। ओके दोस्तों, क्या ये वाला खर्चा लगेगा? कमीशन? नहीं, इसमें काहे बात का कमीशन? हम कोई पब्लिक बुकिंग थोड़े ना ले रहे इन लोगों से, मेक माई ट्रिप से। हम तो सीधे ट्रेवल इंडिया से बात करो तो सिर्फ 5,75,000 का चेक हमें देगा। क्या दोस्तों ये वाले खर्चे लगेंगे दो? हाँ ये लगेंगे ना। अपन उसको 5,75,000 दे रहा है तो वो कोई ऐसे फोकट में थोड़ी दे रहा है। अब अपना प्लेन अपने को उसको देना पड़ेगा, तो ये क्रू देना पड़ेगा उसको, तो अपना ये खर्चा तो लगेगा, ये माइनस करेंगे। ये भी लगेंगे ना, ग्राउंड स्टाफ भी तो बोला था उसने। 72 भी माइनस कर, कितना आ रहा है? 1,53,000 कुछ आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर अपन कंट्रीब्यूशन के लेवल पर कैलकुलेशन करना चाहते तो 5,75,000 ही आंसर है। हाँ, क्योंकि कोई भी वेरिएबल कॉस्ट हमारी तरफ से नहीं लग रही, जो लग रही वो सारी की सारी कौन सी लग रही है? फिक्स कॉस्ट, राइट। एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या करा है। इन्होंने हाँ ये क्या, एक मिनट, आपने ये बताया था ना आंसर 1,53,000। हाँ बस बस बस, ये ठीक है ठीक है, आंसर आ गया 153, है ना। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में आईसीआई ने होशियारी दिखाई थी। उन्होंने सिर्फ कहां तक सॉल्व करा था? कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। जबकि उनको ये दोनों माइनस करके वहां तक भी सॉल्व कर सकते थे, वो ऐसी बात नहीं थी, कर सकते थे। तो तब आंसर ये आया था 157,972। आप अपने सामान्य ज्ञान से बताइए दोस्तों, अगर हम ट्रेवल इंडिया के नाम पर प्लेन उड़ाते तो 153 कमा रहे हैं। अगर अपन फेयर रिड्यूस नहीं करते हैं और उड़ाते हैं तो 126 कमाएंगे। लेकिन अगर हम फेयर रिड्यूस कर देते हैं और उड़ाते हैं तो कितने कमाएंगे? 157। तो 126 और 157 में कौन जीत गया था? 157। बताइए दोस्तों, 153 की टक्कर 126 से है या 157 से? when we have already taken a decision कि वो हम फेयर रिड्यूस कर रहे हैं, तो अब या तो जो फेयर रिड्यूस करने के बाद हमारी कमाई है तुम उससे भी ज्यादा दो हमें इनकम, तो हम तुम्हारे नाम पर प्लेन उड़ा देंगे, हमारा क्या है। लेकिन हमारी जो इनकम आ रही है वो ज्यादा आ रही है और तुम जो हमें ऑफर फेंक रहे हो वो कम का है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ABCL एयरलाइन शुड रिजेक्ट द ट्रैवल इंडिया का ऑफर सिंस देयर वुड बी डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय कितने रुपीस? मालूम कितने रुपए? 4,972 का डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर एयरलाइंस का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है ना। ओके, अब हम आते दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेक्टर पर, यानी किसकी बातें शातें कर रहे हैं वो अपन? होटल सेक्टर की हम बातें शातें करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम होटल सेक्टर की बातें शातें करें,
मुझे ना आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, और हाँ वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना तो ही जाकर दोस्तों अपन ये बात कर पाएंगे फिर, है ना। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूं दोस्तों कि जब अपनी क्लास चल ही रही थी तो आप लोग तब ना आईपीएल के मैचेस भी चल रहे थे, है ना। या आईपीएल नहीं, वर्ल्ड कप ही चला लो। T20 का तो वर्ल्ड कप हर साल ही होता है ना। नहीं, टेस्ट मैच तो बोर हो जाएंगे। टे- हाँ वो भी गजब था यार, है ना, इस बार आईपीएल का फाइनल। नहीं तो ये जो अपना वो जो एक एक तो वो वर्ल्ड कप होता है जो 4 साल में एक बार होता है, वो तो 50 ईयर्स वाला होता है, ओडीआई, है ना। और ये T20 का वर्ल्ड कप हर साल होता है क्या? हाँ तो ये वाला करो ना अपन। हाँ तो सपोज करो वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये सब टीम्स आपस में भिड़ रही है, सेमीफाइनल है, उसमें इंडिया जीत गई और फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में आ गई इंडिया और सामने टीम है साउथ अफ्रीका। माहौल एकदम बना हुआ है दोस्तों, तरह तरह की भविष्यवाणी करने वाले लोग टीवी न्यूज चैनल पर आ जाते हैं, वो सब राहु केतु सब देखकर बता देते हैं, है ना, और बताते हैं कि कौन आखिर जीतेगा, है ना। अब इधर अपने भी माहौल बन रहा है कि नहीं यार, टीम इंडिया और वर्ल्ड कप तो अपने को जीतना चाहिए, राइट। अपने फेवरेट बैट्समैन रहते हैं, फेवरेट बॉलर रहते हैं, है ना, बुमराह और ये सब। तो अपने भी लगता है यार अपन ही जीतेंगे, है ना। अच्छा, मैच देखने का मजा घर में अकेले बैठकर देखने में नहीं है, वो जो चार दोस्त साथ में बैठते हैं और फिर उसपे जो कमेंट्री होती है, मजा उसका है दोस्त। बाकी वो जो वो कर रहे कमेंट्री उसका मजा नहीं, कमेंट्री तो अपन करते हैं असली वाली शुद्ध हिंदी वाली। तो अपन ने क्या करा, अपन क्लास में थे ही सही इतने सारे, है ना, अपने पास यहाँ पे प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर भी, साउंड सिस्टम भी, मैं बोल ही रहा हूँ माइक है ना। तो थोड़ा तेज आवाज में अपन लगाएंगे मैच, है ना। तो आप में से कुछ स्टूडेंट जाए और उन्होंने बोला सर छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले सर वो वर्ल्ड कप T20 है, तो हम तो सब देश प्रेमी लोग हैं और हम नहीं देखेंगे तो वो खेलने से मना कर देंगे वो लोग वहां पे। तो मैं भी समझा कि नहीं यार, देनी पड़ेगी, जन भावना है। आपने फिर धीरे से आइडिया खिसकाया है कि सर छुट्टी लेने के बजाय हम इतने सारे लोग यहीं आ जाएं क्या, आप भी हमारे साथ देख लेना। मैंने कहा आप छुट्टी तो भाई अपने तो ये सब खाली पड़ा रहेगा, प्रोजेक्टर और ये सब माइक सिस्टम। मैंने कहा वाह कोई बात नहीं, कर लो, कर लो, अरेंज कर लेंगे अपन, T20 वर्ल्ड कप सब साथ में बैठकर देखेंगे। आपने क्या करा, आपने और आपके फ्रेंड फ्रेंड सबको कांटेक्ट कर दिया, भाई अपन यहाँ पर आयोजन रखने T20 का फाइनल का, और सबको भारी से भारी संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनावे। और ऐसे करके आपने अनाउंसमेंट कर दिया, ऐसे करके 25 50 100 लोग एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठे हो गए, अल्फा T20 फाइनल, अल्फा T20 फाइनल। अब सबने कहा यार अपन एक काम करते हैं कि ये यहाँ पे ऑनलाइन लगाना पड़ेगा, है ना, पर चक्कर क्या है कि वो जो वो अपन को सब्सक्रिप्शन मिलता है तो उसे मोबाइल में चलता है, टीवी में नहीं चलता है ना। तो अपने को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, टीवी वाला, है ना। वो नॉर्मली तो मोबाइल में चलता है ना वो तो, हाँ वो उधर टीवी, वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब बात हुई कि सब्सक्रिप्शन के पैसे कौन देगा, मैं था नहीं उस वक्त। फिर सबने बोला यार अपन एक काम करेंगे, जब यहाँ इतनी देर अपन मैच वैच देखेंगे तो थोड़ा माहौल बनना चाहिए, थोड़ा वो इंडिया के स्टिकर लगाएंगे अपन इस तरफ, और मतलब माहौल होना चाहिए ना, पूरा स्टेडियम जैसे ही कर दो अपन तो। और फिर खाने पीने के भी स्नैक्स स्नैक्स रख लेंगे अपन, है ना। तो मतलब, है ना। तो अब अपना बजट बना कि यार अब इसमें ओवरऑल अपना इतने हजार रुपए का खर्चा होगा, मान लो आपका 8 हजार रुपए का खर्चा होगा, 8,000 रुपीज का आपका खर्चा होगा, मतलब हालांकि सब उसका बेनिफिट उठाएंगे, राइट। तो सबने कहा हाँ ठीक है, 8 हजार रुपए अगर खर्चा भी होता है और अगर अपन इतने सारे लोग हो जाएंगे तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में, और यूं भी कहीं मूवी देखने आते तो पैसे तो लगते ही टिकट के, और ये भी वही है ना। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे स्नैक्स होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स होगा, ऐसा सब होगा ना। तो 8 हजार रुपए का खर्चा लग रहा है ना। और मान लीजिए दोस्तों 100 बच्चे इकट्ठे हो गए, है ना, 100 बच्चों ने हाँ कर दिया कि हाँ अपन चलेंगे, हाँ बिल्कुल माहौल बनेगा दोस्तों, डांस वांस करेंगे अपन, इंडिया में बुमराह ने बॉल डाली और विकेट हो गया, सब अपन तो बेंच वेंच सब साइड में हटाकर डांस करेंगे। तो अब कायदे से पर स्टूडेंट कितना बैठना चाहिए खर्चा, पर स्टूडेंट ये बैठना चाहिए 80 रुपीज का खर्चा, है ना। ओके दोस्तों, तैयारियां होने लगी यहाँ पर, वो माइक वाइक सिस्टम आप लोगों ने चेक कर लिया, बिल्कुल फुल साउंड पे चल रहा नहीं चल रहा, डीजे वाला कोई साहब ने धमाकेदार गाने वाना बजा के देख लिया यार चल रहा है ना, सब मजा आना चाहिए। और आपने थोड़ी बेंचेस वेंचेस सब अरेंज कर लिया और ऐसे करके आपने देख लिया कि यार ये अपन ये सीट है ना। अब चक्कर क्या पड़ा कि जो मैनेजमेंट कमिटी में थे 5 7 लोग, उन्होंने बोला यार अपन एक काम करेंगे, अपन पीछे वाली सीट्स ले लेंगे, बालकनी।
मतलब तो पीछे वाली सीट्स में थोड़ा ऐसा ही रहता है, जैसे मूवी थिएटर में भी तो ऐसा रहता है, जो पीछे वाली सीट्स रहती है उसमें मजे अलग रहते हैं, और जो आगे वाली सीट्स रहती है उसमें थोड़ा वो एकदम पास में आ जाता है ना, तो वो राइट। तो मैंने कहा, हाँ यार, बोले अपन ले लेते हैं अपने वाले, और अपने और दो चार जो खास दोस्त हैं उन सबको अपन पीछे बैठेंगे। अब ये बात नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी पता चल गई कि जो मैनेजमेंट कमेटी वाले ये लोग क्या कर रहे हैं, पीछे वाले उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमें आगे वाली सीट नहीं चाहिए, हमें भी पीछे वाली सीट। अब सब पीछे जाएंगे तो आगे कौन रहेगा, तो सीट्स तो 100 ही है ना। सबने कहा हाँ यार, अब क्या करें। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इस हॉल को, यहाँ पर ये रही दोस्तों हमारी स्क्रीन है ना, मान लो ये रही अपनी स्क्रीन है ना, और और मान लीजिए कि जो सीट्स का अरेंजमेंट है ना, वो कुछ ऐसा है कि इसमें यहाँ पर ये रही कुछ सीट्स जो कि शुरुआत की है ना, ये रही कुछ सीट्स जो शुरुआत की है, और ये रही कुछ सीट्स और इसको भी शुरुआत की मान लेते हैं ना, और ये रही वो प्रीमियम सीट्स जो कि पीछे की है ना। अब हर कोई जब पीछे की सीट डिमांड करेगा तो फिर आगे कौन बैठेगा। तो इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट कमेटी वालों ने एक डिसीजन किया, अपन एक काम करते, पीछे की जो सीट है उसके टिकट का प्राइस अलग रख देते हैं ना, और आगे की सीट्स के टिकट का प्राइस अलग रख देते। ऑटोमेटिक भाई, अब अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि यार अपने वालों को पीछे की सीट दे दो और इनको आगे की दे दो, नहीं तो फिर वो तो विद्रोह हो जाएगा। तो फिर अब वो कैसे करें बंटवारा, तो उसका तरीका ये है कि आप क्लासिफाई कर दो कि ठीक है यार, ये पीछे वाली सीट जिनको चाहिए दिस आर द प्रीमियम सीट्स, यू हैव टू पे द प्रीमियम प्राइस, और जो आगे वाली सीट्स है दिस आर नॉर्मल सीट्स। सपोज कीजिए दोस्तों हमने काउंटिंग करी और ये पाया कि यहाँ पर ये जो सीट्स है दिस आर 70 सीट्स, आगे वाली जो सीट्स है वो कितनी है, 70 सीट है ना, और पीछे वाली जो सीट है वो है 30 सीट, ठीक है। ऐसा करके हो गई ना, टोटल यहाँ पे 100 सीट्स हो गई ना। हाँ, एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप हर सीट से 80 रुपए चार्ज किए जा सकते हैं, आप पीछे वाली सीट से 80 से थोड़े से ज्यादा चार्ज करेंगे, और फिर आगे वाली सीट से 80 चार्ज करोगे, या इनका चार्ज कम हो जाएगा, इनका चार्ज रिलेटिवली कम हो जाएगा। अब सवाल आपके मेरे मन में क्या है, क्या आखिर 30 सीट से कितना चार्ज करेंगे और 70 सीट से आखिर कितना चार्ज करेंगे। ये बात तो तय रही वावा, अब 80 रुपीज आंसर नहीं, 80 तब होता है जब सारी सीट एक जैसी होती है, लेकिन अब सीट्स के अंदर तो डिफरेंशियल आ गए। अच्छा, ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ ये रियल लाइफ सिचुएशन है, मूवी थिएटर में ऐसा ही होता है। आपने कभी सर्कस का शो देखा होगा, तो सर्कस के शो में भी ऐसा ही होता है। सर्कस के शो में अदर वे राउंड होता है, वहां आगे के महंगे रहते हैं और पीछे पीछे जाते आते तो सस्ता होता है। जादूगर का अगर अपन खेल देखते हैं, कभी देखा जादूगर का खेल, तो जादूगर के खेल में जो सबसे आगे की सीट्स रहती है वो सबसे महंगी रहती है। मान लो 600 रुपए का टिकट रहता है और उसके पीछे 400 का टिकट, फिर 200 का टिकट, फिर 100 का टिकट, है ना। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों दुनिया में हर जगह चलता है, ट्रेन में भी चलता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी एंड सो ऑन, राइट। फ्लाइट्स के अंदर भी तो चलता है वो बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग का जो अपन कॉन्सेप्ट यहाँ देख रहे हैं वो हर जगह चलता है ना। आते दोस्तों अब ये आयोजन को सफल बनाना है और ये तय करना है कि आखिर इस 30 सीट से क्या प्राइस चार्ज करें और 70 सीट से आखिर क्या प्राइस चार्ज करें। तो इसमें ना आपको मुझको बैठकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा पहले, और वो डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंशियल कितना रखें। क्या भाई टिकट की प्राइसिंग में 10% का डिफरेंशियल रखें, यानी जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसका 10% यहाँ ज्यादा चार्ज करें, या फिर नहीं नहीं यार 20% का डिफरेंशियल रखो, या फिर नहीं नहीं यार 25% का डिफरेंशियल रखो, या 50%। वो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब वो एक मल्टीप्लायर आपको पहले से फिक्स करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो वी नीड टू सेट अ मल्टीप्लायर। सपोज आपने हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया कि अपन एक काम करेंगे, आगे वाली सीट से जो भी चार्ज करेंगे उसका डेढ़ गुना अपन पीछे वाली सीट वालों से चार्ज करेंगे, ठीक है। सपोज दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, यानी कि अब ये जो पीछे वाली सीट वाले हैं, है ना, इनसे आगे वाली सीट वालों का 1.5 गुना चार्ज किया जाएगा। क्या आंसर इनका 80 आएगा और इनका 120 आएगा? नहीं, नहीं तो ओवर रिकवरी हो जाएगी। ये लोग 3600 रुपए दे देंगे, ये लोग 4200 रुपए दे देंगे। अब नहीं, 800 तो 56 ना, 5600 दे देंगे। तो अपने पास टोटल कलेक्शन कितने का हो जाएगा, जबकि कॉस्ट सेट कितनी लगी। और हमारा कोई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना था, हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्या था, कार्यक्रम सफल बनाएंगे। हाँ, और जो खर्चा होगा बस वही हम लोगों से रिकवर करेंगे, ठीक है।
तो आंसर 80 120 तो नहीं है। मैथ से ही सॉल्व हो जाएगा, मैथ से ही सॉल्व हो जाएगा। लेट द फेयर या फिर टिकट प्राइस टू बी चार्ज बी एक्स, तो फिर यहां पर क्या मान लेंगे 1.5x। तो दोस्तों ये जो 70 सीट है तो 70 के ही बराबर है, लेकिन ये जो 35 सीट, ये जो 30 सीट्स है, क्या ये 30 सीट्स के बराबर है या फिर ये 45 सीट्स के बराबर है? यानी जो हमें रेवेन्यू मिलेगा वो कुल कितना मिलेगा 115x मिलेगा। अरे सीए फाउंडेशन में मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं, ये सब अभी काम में आएगा कॉस्टिंग में, एफएम में, फाइनल के एफएम में। तो ये इतना आ गया, बस इसको किससे इक्वेट कर देंगे, आंसर बोलो 69.56 रुपीज एक्स की वैल्यू आती है। मतलब ये जो लोग नीचे दोस्तों इधर बैठेंगे उनसे कितना लेंगे 69 पॉइंट, और जो उधर बैठेंगे उनसे 104.34 लेंगे। ठीक है, लगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर 8000 रुपीज आ जाएगा, आपका फुल मनी रिकवर हो जाएगा। जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो ना 8000 की, वो आपकी रिकवर हो जाएगी। 13 to 104.34 मेमोरी प्लस और 17 to 69.56 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल, रफली 8000 रुपीज आ गया, छोटा मोटा ऊपर नीचे दोस्तों, है ना। ठीक है, हाँ ओके। और अब दोस्तों ये हुआ मैथ्स वाला तरीका। अपने कॉस्टिंग में क्या होता है कि मैथ्स जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है, अनलेस बिल्कुल गाड़ी जैसी फंस जाएगी यार, ये तो मैथ्स ही सॉल्व होगा। तो अब कॉस्टिंग वाले यहां पर थोड़े से डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, एंड हियर दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। किसको कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स का। दोस्तों ये जो 70 सीटें हैं, ये 70 सीटें तो 70 के बराबर ही मानी जाएगी। यानी देखा जाए तो वेटेज दे देते हैं, वेट्स, या फिर इंपॉर्टेंस फैक्टर दे देते हैं कि है 70 सीट्स तुम नॉर्मल सीट्स हो तो तुम 1 सीट 1 के ही बराबर हो। लेकिन जो बच्चा यहां पर बैठेगा वो जब 1 सीट ऑक्यूपाई करेगा तो पैसा वो 1 सीट के बराबर का देगा या 1.5 सीट के, यहाँ की 1.5 सीट के बराबर का पैसा देगा वो। तो यहाँ की 30 सीट्स क्या यहाँ की 30 सीट्स के बराबर है, या फिर यहाँ की 30 सीट्स तो यहाँ की 45 के बराबर है, 45 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 को इंटू 1.5 करके 45 में कन्वर्ट करेंगे और फिर जोड़ेंगे, कितना आता है 115। इस 115 को हम कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सीट्स। क्या वर्ड मैंने यूज कर लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सीट्स। दैट 70 सीट्स आर इक्वल टू 70 सीट्स, बट दोस 30 सीट्स आर एक्चुअली इक्वल टू, वो रेवेन्यू जो जनरेट करेंगी दोस 30 सीट्स, दे विल जनरेट द रेवेन्यू इक्विवेलेंट टू 45 seats. So all in all we have got how many equivalent seats, 115 equivalent seats. ठीक है, हाँ ओके। ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 हम कर नहीं सकते। बताओ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बराबरी के है ही नहीं, और वो 70 अलग है 30 अलग है, तो जुड़ के 100 हो ही नहीं सकता है, डिवाइड ही नहीं कर सकते हम 100 से, नहीं तो सब पे बराबर बढ़ जाएगा। सब पे बराबर ना बटे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन 70 सीट्स को तो 1 का इंपॉर्टेंस फैक्टर देते हैं, लेकिन इनको 1.5 का इंपॉर्टेंस, और इनको पता है क्या बोलते हैं, 30 सीट्स तुम दिखने में 30 हो, पर तुम्हें पता है कि तुम नीचे वाली 45 सीट्स के बराबर हो, और नीचे कितनी सीट्स लगी हुई है 70, तो कुल हमारे पास नीचे की बराबरी वाली कितनी सीट्स है 115 सीट्स है, थ्रू विच वी हैव टू जनरेट द रेवेन्यू। तो हम इस 8000 को 115 से डिवाइड कर देंगे और आंसर वही आ जाएगा जो आपने बताया था, वो 69.5456 जो भी आ गया। ठीक है, वही करा है, मैथमेटिक्स ही है, बस एक्स ना मानते हुए हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर किसी मूवी थिएटर को यह डिसाइड करना हो कि आखिर हम टिकट की प्राइस क्या रखें, तो बताइए आप कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टोटल जो मूवी थिएटर का हॉल है आखिर उसमें कितनी सीट्स लगी हुई है। मान लो मूवी थिएटर के हॉल में 300 सीट्स लगी हुई है, देयर आर 300 सीट्स। अब आप ये देखेंगे कि वो 300 सीट्स को उन्होंने कितना कितना डिवाइड कर रखा। मान लो जो टॉप की 2 रो है वो एकदम प्रीमियम वाली रो है, गोल्ड क्लास मान लो, तो उसमें उनका कहना है इसमें तो हम अलग रेवेन्यू लेंगे। फिर उसके जो नीचे वाली रेवेन्यू है उसमें हम वो
अलग लेंगे, और जो सबसे नीचे वाली 2 रो है उसमें हम अलग लेंगे। हम उनसे सीट्स काउंट करवा लेंगे कि आप सीट काउंट करके दे दो कि 3 प्रजाति की जो सीट्स है उनकी संख्या कितनी कितनी। तो उन्होंने बताया जो सबसे नीचे सीट्स लगी हुई है दिस आर 80 सीट्स, 80 सीट है। जो इसके ऊपर लगी हुई है वो 160 सीट लगी हुई है, और इसके ऊपर फिर 60 सीट और है। ये जो 60 सीट है ना ऊपर वाली वो सब प्रीमियम है, उससे कम प्रीमियम नीचे वाली, और सबसे कम प्रीमियम में नीचे वाली। हमने कहा एक बात और बता दो कि वो रेशो आपका क्या रहेगा, मतलब इनसे जितना चार्ज करोगे उसका आखिर कितना गुना आप यहां चार्ज करोगे और कितना गुना आप यहां चार्ज करोगे। उन्होंने कहा हाँ, अगर यहां पर मान लो 1 रुपया चार्ज करते हैं तो यहां पर 1.5 रुपया करेंगे, और यहां पर 4 रुपया करेंगे। मतलब मान लो नीचे वालों का टिकट 100 का निकलता तो ऊपर गोल्ड क्लास का टिकट कितने का निकलेगा, 400 का, और उसके लिए बीच वालों का कितना का 150 का, है ना। हम दोस्तों यहाँ पर इन 80 सीट्स को तो 1 का फैक्टर देकर 80 सीट्स को 80 ही बोलेंगे, लेकिन 160 सीट्स को पता है क्या बोलेंगे, हे 160 सीट्स, तुम दिखने में तो 160 हो, पर तुम नीचे वाली सीट्स के 240 सीट्स के बराबर हो, और हे प्रीमियम सीट्स, तुम दिखने में 60 हो लेकिन तुम नीचे वाली सीट्स की कितनी सीट्स के बराबर हो, 240। तो 240 भी सबसे नीचे वाली सीट्स की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, 240 भी सबसे नीचे वाली सीट्स की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, और 80 तो नीचे था ही सही। टोटल दोस्तों कितना आ रहा है, 560 इक्विवेलेंट सीट्स आ गई है। हाँ बस, अब हम उससे पूछ लेंगे आपको एक शो में आखिर कितने रुपए का रेवेन्यू चाहिए। मान लो उसका कहना है कि मुझे एक शो में 1,20,000 रुपए का रेवेन्यू चाहिए। हमने बोला ठीक है, इस 1,20,000 के रेवेन्यू को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 560 से। बताइए दोस्तों कितना, 214.28। तो सबसे नीचे वाली टिकट्स वुड बी प्राइस्ड एट 214.28, उससे ऊपर वाली वुड बी प्राइस्ड एट 321 पॉइंट कुछ, है ना, और सबसे ऊपर वाली वुड बी प्राइस्ड एट 857.8 ऐसा कुछ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। किसी बच्चे ने खतरनाक सवाल पूछ लिया, उसने बोला सर मैं भी मूवी थिएटर गया हूं और वहां पर हाउसफुल नहीं चलता है। हाउसफुल मूवी तो चलती है पर हाउसफुल नहीं चलती सीट्स। मैंने कहा कहना क्या चाह रहे हो? बोले सर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज नाम की भी एक चीज होती है। मैंने कहा हाँ यार। तो उसने बोला कि सर ये जो अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, पता है किस असम्पशन के साथ कर रहे हो, कि 100% हाउसफुल जाएगा, लेकिन मूवी थिएटर्स वालों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि नीचे वाली सीट्स आर 90% ऑक्यूपाइड, उसके ऊपर वाली सीट्स आर 75% और उसके ऊपर वाली सीट्स आर जस्ट 50% ऑक्यूपाइड। बताइए दोस्तों क्या चेंज कर लेंगे? बस वही 80 का 90% कितना होता है, 72। 72 इंटू क्या कर लेंगे, 1, कितना आ रहा है 72, जान दो मेमोरी प्लस में गया। फिर इसके बाद 160 का कितना परसेंट कर लेंगे, 75%। 120 इंटू कितना टाइम्स कर लेंगे, 1.5 टाइम्स, 180 आया, जान दो मेमोरी प्लस। फिर उसके बाद 60 का 50% है 30 इंटू कहाँ कर लेंगे, 4 कर लेंगे ना, कितना आया 120। सबको जोड़े देंगे दोस्तों, 372 आ गया। बस अब एक समझदार बच्चा क्या करेगा, वो जो 1,20,000 का अब आपको रेवेन्यू चाहिए वो किनसे चाहिए, इन 372 इक्विवेलेंट सीट से चाहिए, अब आप इनसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 332 पॉइंट कुछ आ गया, जो हम नीचे वालों से लेंगे उसका 1.5 गुना ऊपर वालों से और उसका 4 गुना उसके भी ऊपर वालों से। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ दोस्तों, होटल में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है क्या? हाँ, होटल में भी तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जब अपन भी होटल जाते हैं तो वहां पे एक जैसे रूम्स थोड़ी होते सारे, कुछ रूम्स इकोनॉमी वाले रहते हैं, कुछ वो डिलक्स रूम रहते हैं, कुछ वो क्या क्या रहता है ना, स्वीट रूम्स रहते हैं, वो क्या क्या रहता है मतलब लग्जरी, और वो क्या क्या रहता है ना। तो वहां पे भी तो वही रहता है भाई, होटल तो वही है, रिसेप्शन स्टाफ भी वही है, पर उनको डिस्टिंग्विश करना है कि नहीं यार एकदम कोई प्रीमियम कैटेगरी वाला आ जाए जिसको स्वीट रूम चाहिए, तो फिर उसके लिए भाई यार बड़ा सारा रूम, वो हॉल भी रहता है उसमें, और वो क्या क्या रहता है मतलब आपके साथ घर पे ही आ गए अपन, है ना। और फिर कुछ वो रहते हैं जो बजट रूम्स रहते हैं जिसमें सीधे बस गए रूम आ गया, है ना। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग एक रेशियो तय करते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द रूम्स है, मान लो जो बजट रूम्स, उनको फैक्टर दे देंगे 1 का, पर उससे जो ऊपर ऊपर जाते रहेंगे उसको फैक्टर 1 से ऊपर का दे देंगे। दे विल कन्वर्ट द नंबर ऑफ रूम्स इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ
रूम्स, ठीक है, क्योंकि ऐसे वो रूम जोड़ेंगे, स्वीट रूम को भी वन मानेंगे और बजट रूम को भी वन मानेंगे, टू बोलेंगे और कॉस्ट को टू से डिवाइड करेंगे तो दोनों बराबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर क्या दोनों से बराबर रिकवर कर पाओगे? ज्यादा किससे रिकवर कर पाएंगे? वो जो महंगा वाला रूम है उससे, लग्जरी रूम से कर पाएंगे, तो इसलिए वो उधर फैक्टर ज्यादा देंगे। समझे क्या? ठीक, चले दोस्तों, तो एक काम करते हैं दोस्तों, बातें बहुत हुई, अपन आते हैं यहाँ पर होटल सेक्टर पर। ये समझते हैं आखिर होटल सेक्टर में कॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है। इन्हें प्रिसाइसली आपको और मुझको पता है आज क्या तय करना है कि ये जो होटल है इसका जो रूम है इसका आखिर रेंट पर रूम पर डे आखिर कैसे निकाला जाता होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस कहता है दोस्तों, अगर हम इस होटल के मालिक हैं तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करेंगे कि इस होटल में लगने वाले तमाम खर्चों को हम जोड़ेंगे। अब होटल में दोस्तों क्या क्या खर्चे लगते होंगे बताइए, है ना? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जैसे कि आपने बताया, इतनी बड़ी प्रीमियम बिल्डिंग बनी हुई दोस्तों होटल की, उसका डेप्रिसिएशन, तो क्या है, चूने का काम है, चूने का काम है मतलब ईंट ईंट पत्थर का काम है, ईंट पत्थर का काम है, कहीं ना कहीं वो 30-35 साल के अंदर तो आउटडेट हो जाएगी, टू लूज इट्स वैल्यू। तो हमें इस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी तो लोगों से रिकवर करना पड़ेगा। फर्नीचर कितना सारा लगा रहता है होटल के अंदर, उसका भी तो पैसा रिकवर करना पड़ेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहीं होता है दोस्तों, क्योंकि लोग होटल का जो रूम है वो बड़े खराब तरीके से वापरते हैं ना भाई, जोर से दरवाजा बंद करते, एसी चलने से सबसे लोएस्ट पे लिया 16 पर, तो मतलब चिल्ड चाहिए ना यार अपने को एकदम। तो दोस्तों रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी कामकाज बेचारों का खूब निकलता है। फिर इसके बाद होटल स्टाफ की सैलरी, वो खर्चा भी तो कहीं ना कहीं जो लोग रूम में ठहरे हुए हैं वही लोग बेयर करेंगे। इन सारे खर्चों को दोस्तों हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे ना। ये मैंने कुछ ही खर्चे लिखे, इसके अलावा भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई खर्चे होते होंगे, राइट, जो कि होटल के अंदर होते होंगे। इन सबके टोटल को दुनिया क्या कहेगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम। लेट अस मेक एन अजम्पशन कि इस होटल को चलाने का साल भर का खर्चा कितना है, 10 करोड़, 10 करोड़ से, राइट। मान लीजिए दोस्तों ये जो होटल है, ये होटल के अंदर 50 रूम्स हैं, और वो जो 50 रूम्स है उनका डिवीजन कैसा है कि जो बेसिक कैटेगरी के रूम्स हैं जिनको हम टाइप ए से संबोधित करेंगे, वो 20 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। फिर इसके बाद जो टाइप बी रूम्स हैं उनको हम डिलक्स रूम कहेंगे, और वो कितने बने हुए, 15 कमरे बने हुए ऊपर वाली मंजिल पर। और सबसे टॉप फ्लोर है वहां पर लग्जूरी रूम्स बने हुए कितने, 15। तो यहाँ पे लग्जूरी रूम्स बने हुए, यहाँ पर डिलक्स रूम बने हुए, और यहाँ पर सारे के सारे बेसिक कैटेगरी के रूम्स बने हुए, ठीक है। It may be observed that most of the cost incurred in hotel is common in nature for all types of the rooms। बताओ दोस्तों, डेप्रीसिएशन जो है वो अलग अलग से लगता हो तो पूरी बिल्डिंग का ही लगता है। फर्नीचर, रिपेयर, होटल स्टाफ कॉमन रहता है। वो कोई जो शेफ है वो ऐसा नहीं रहता लग्जरी रूम वालों का शेफ अलग है और इनका अलग है और इनका अलग हो, तो शेफ तो वही रहता है ना। इनफैक्ट नीचे मान लो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं तो जो ब्रेकफास्ट का एरिया रहता है ना वो तो सबका सेम ही रहता है ना, बेसिक रूम हो चाहे लग्जरी रूम, सब वो तो एक ही जगह पर आकर ब्रेकफास्ट लेते। तो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो होटल वाला बेचारा इनकर करता है वो रूम वाइज इनकर करता है, वो तो कॉमन इनकर करता है। कॉमन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा वो तो उसका इकट्ठा एक सिंगल ही बिल आएगा, अलग अलग कनेक्शन थोड़ी बोलेगा रूम वाइज, तो सिंगल बिल ही आएगा उसका। तो क्या ऐसा कर लें कि 10 करोड़ रुपीस को डिवाइड कर दे 50 कमरों से, क्या ये सही है? नहीं, इसमें एक नहीं दो गलतियां हैं। जब मैं 10 करोड़ रुपीस को डिवाइड बाय 50 करता हूं तो इसमें एक नहीं दोस्तों दो गलती। एक गलती आप बता दो, एक मैं बता दूं कि सर 50 करके अगर आप कर रहे हो तो यानी प्रैक्टिकली आपने तो वो मतलब वो हर रूम पे एक जैसी कॉस्ट बांट दी, और जबकि पर रूम जो कॉस्ट आनी चाहिए वो बेसिक वालों पर पर रूम कॉस्ट कम ट्रेस होनी चाहिए, डिलक्स वालों पर थोड़ी ज्यादा ट्रेस होनी चाहिए, लग्जरी वालों पर थोड़ी और ज्यादा ट्रेस होनी चाहिए, क्योंकि लग्जरी रूम वैसा बनाया होगा तो रेवेन्यू वैसा जनरेट करेगा, तो उस पर कॉस्ट की ट्रेसिंग भी वैसी होनी चाहिए, राइट। तो एक तो इसमें यह गड़बड़ हो गई कि हमने सारे रूम्स का प्लेन समेशन कर लिया, जबकि हमें वेटेड एवरेज समेशन करना था, वो इंपॉर्टेंस फैक्टर को देकर करना था, पहली बात। दूसरी बात, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय क्या कर दिया अपन ने, 50 है ना। गौर फरमाइएगा दोस्तों, 10 करोड़ जो हमारी कॉस्ट है वो कैसी है, पर है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 50। तो जो 20 लाख रुपए कॉस्ट आई है वो पता है कैसी आ गई, पर है। अब होटल में कोई साल भर के लिए आता है क्या? जैसे होटल में कोई कमरे के लिए हमने 20 लाख रुपए लगेंगे पर है,
शॉक हो जाएगा यार क्या बात कर रहा है। तो होटल में हमेशा जो किराया एक्सप्रेस किया जाता है वो कैसा किया जाता है मालूम, पर रूम पर डे, है ना। यानी कि दोस्तों हमें जो डिवाइड करना था, क्या वो सिर्फ रूम से डिवाइड करना था या नंबर ऑफ डेज से भी डिवाइड करना था, नंबर ऑफ डेज से भी डिवाइड करना था, है ना। अब ऐसा नहीं होता है कि पहले हम रूम से करेंगे फिर जो आएगा उसको डेज से करेंगे, उसकी बजाय हम होटल के रूम्स को ही मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, नंबर ऑफ डेज से। सपोज देयर आर 365 डेज, 2 मिनट के लिए मैंने, है ना। तो अब जो आंसर आएगा ना 365 मल्टीप्लाई बाय 50, मान लीजिए कि आंसर आता है 18250, तो इस 18250 को हम रूम्स बोलेंगे, डेज बोलेंगे और रूम डेज बोलेंगे, रूम डेज। अगेन इट बिकम्स अ कंपोजिट यूनिट, अभी कंपोजिट यूनिट बन गई। और सामने वाला जो भी इंक्वायरी करने आएगा हम उसे पता है क्या बोलेंगे, हम 10 करोड़ रुपए को 18250 से डिवाइड करेंगे। सपोज करो आंसर आता है मान लो 4000 रुपए, तो हम उससे क्या बोलेंगे, सर हमारे यहाँ पर रूम पर डे किराया कितना है 4000 रुपीज। उसने बोला हम यार 3 फैमिलीज आ रही हैं, तो हम बोलेंगे 3 कमरे बुक कर लो। उन्होंने बोला सर हमें 7 दिन के लिए रुकना, हमने कहा कोई लोड नहीं 7 दिन के लिए रुको। हमारा किराया कितना 4000 प्रति कमरा प्रति दिन, मल्टीप्लाई बाय 3 रूम जो आप बुक कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, इतने रुपए आप दे देना हमको। इज दैट क्लियर। तो होटल के केस में जो डिविजन लगेगा वो रूम्स का लगेगा, डेज का लगेगा या रूम डेज का लगेगा, रूम डेज का। और रूम डेज का डिविजन लगेगा या इक्विवेलेंट रूम डेज का, इक्विवेलेंट रूम डेज का डिविजन लगेगा, तो जाकर हमारी कॉस्ट आ जाएगी पर रूम पर डे। फिर आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका रूम रेंट टू बी चार्ज पर रूम पर डे। ठीक है दोस्त, तो इफ वी डू इट लाइक दिस देन 3 इफेक्ट्स आर मिसिंग। एक तो नंबर ऑफ डेज का इफेक्ट मिसिंग है, दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स का इफेक्ट मिसिंग है, और हाँ अगर उन्होंने हमें ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दे रखी है तो उसका भी तो इफेक्ट देना पड़ेगा। इस साल भर कोई 50 के 50 कमरे पूरे 365 के 365 दिन थोड़ी ना बुकिंग पर जाएंगे। तो होटल वाला जब डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाएगा तो फुल कैपेसिटी का डिवाइड लगाएगा, जितनी जनरली होती है कैपेसिटी उसी का डिवाइड लगाएगा, उसी का डिवाइड, क्योंकि अगर उसने फुल कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया तो जो रेट आएगा वो इतना कम आएगा कि वो वसूल ही नहीं पाएगा। तो वो जितनों से वसूल सकता है ना बस उसी से डिवाइड करता है। ठीक है, हाँ ओके दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज का। हालांकि मैं समझा चुका हूँ आपको वो वर्ल्ड कप से, लेकिन एक बार फिर भी यहाँ पर गो थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि इन्होंने क्या तय कर रखा है कि रेंट जो हम चार्ज करेंगे फ्रॉम टाइप बी रूम्स, यानी जो डिलक्स रूम्स हम चार्ज करेंगे वो कितना होगा 1.5 टाइम्स टू दैट ऑफ टाइप ए रूम। और ये जो टाइप सी रूम है, टाइप सी रूम यानी लग्जरी रूम्स, इनसे जो चार्ज करेंगे विल बी ट्वाइस ऑफ, ओ ट्वाइस ऑफ टाइप ए दिया है, ट्वाइस ऑफ टाइप बी दिया है। अरे हाँ, मतलब अगर मैं इसको 1 का फैक्टर देता हूं तो इसको 1.5 का फैक्टर देंगे, और ये जो ये 1.5 का ट्वाइस है, यानी कि इसको कितने का फैक्टर जाएगा 3 का फैक्टर जाएगा। इज दैट क्लियर। ओके दोस्तों, हमारे पास बेसिक रूम की संख्या 20 थी और इन रूम्स की संख्या कितनी कितनी थी 15 थी। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 20 इंटू 1 मेमोरी प्लस 15 इंटू 1.5 मेमोरी प्लस और 15 इंटू 3 मेमोरी प्लस, ये क्या आ जाएंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स। इन जनरली इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स होटल में चलते नहीं, चलते क्या इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। ऑक्यूपेंसी का भी इफेक्ट अगर हो तो देना क्या। तो आपका ये आंसर तो अभी आ गया होगा 87.5 इक्विवेलेंट रूम्स है हमारे पास, लेकिन इक्विवेलेंट रूम से कुछ चलता नहीं होटल में। व्हाट हैव बीन अबव एग्जांपल, नंबर ऑफ डेज आपको कितने दे रखे हैं, हाँ 360, और आपको ऑक्यूपेंसी दे रखी टाइप सी की 50% है, टाइप बी की 75 और टाइप ए की 90%। अब एक समझदार बच्चा क्या करेगा दोस्त, समझदार बच्चा बोलेगा कि टाइप ए रूम्स यानी बेसिक रूम्स मेरे पास कितने हैं 20 रूम्स, लेकिन उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी परसेंटेज है बोलना जरा 90%, यानी ऑन एन एवरेज 18 कमरे अपने डेली बेसिस पर किराए भाड़े पर जाते हैं। हाँ 18 रूम डेली बेसिस पर जाते हैं ना, कितने दिन के लिए 360 डेज के लिए। ठीक है, ये आ गए रूम डेज, कितने आ गए रूम डेज 6480 रूम डेज आ गए बेसिक वाले। ओके, फिर इसके बाद टाइप बी रूम्स हमारे पास 15 रूम्स हैं, इनकी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितनी है
75, तो 15 का 75% होता है 11.25, यानी प्रैक्टिकली 11.25 रूम्स ऑन एन एवरेज रेंट पर जाते हैं। कितने दिन के लिए? 360 डेज के लिए, 4050, राइट। अब ये जो 4050 आ रहा है ना दोस्तों, क्या वो 6480 में जुड़ने योग्य है या जुड़ने योग्य नहीं है? जुड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो अभी आप निकाल रहे हो वो इक्विवेलेंट रूम डेज निकाल रहे हो या जस्ट रूम डेज निकाल रहे हो? जस्ट रूम डेज निकाल, फैक्टर देना पड़ेगा। बेसिक कैटेगरी में फैक्टर 1 का लगेगा तो उसका तो आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें फैक्टर कितने का लगेगा? 1 पॉइंट। इसका आंसर कितना आएगा? 6075 रूम डेज। उसी तरीके से लग्जरी रूम्स की संख्या कितनी है? 50। इसमें कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है? यानी ऑन एन एवरेज 7.5 रूम्स हमारे रेंट पर चढ़े हुए ही रहते हैं अक्रॉस द ईयर। इस पे फैक्टर कितने का था? आंसर बोल दो। ये 8000 और कुछ आ गया, 8100, ठीक है। और जिस दिन अपन इन तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों, आज ही का दिन है, 20,655, ठीक है। क्या है ये, मैं पूछता हूँ, 20655 क्या है? दिस आर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज इन अ ईयर। हाँ, 10 करोड़ रुपए को अगर हम इससे डिवाइड कर दें, कर ही दो दोस्तों, इसी बात पे कर दो आप डिवाइड। 10 करोड़ को आप इससे डिवाइड कीजिए, 10 करोड़ बराबर लिखना दोस्तों 4841। 4841 क्या है? ये हमारा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम, पर कौन सी कैटेगरी के लिए? सबसे बेसिक कैटेगरी के लिए, जिस टर्म्स में हमने सबको कन्वर्ट किया था, यानी टाइप ए वालों के लिए, है ना। ये देखिए दोस्तों, आंसर ये आ रहा है 4841.44। दिस इज अवर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम डे। अगर हमें अब उसे टाइप ए बी सी पर लगाना है तो हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1.5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ट्रेस हो जाएगी पर रूम डे, पर डे, पर रूम पर डे। क्या है? क्लियर है? ठीक है, ओके। अब वो ग्रिप तो दोस्तों तभी बनेगी जब अपन एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो आना जरा यहाँ पर होटल सेक्टर पे आएंगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर हम 15 करने की कोशिश करेंगे। अ कंपनी रन्स अ हॉलिडे होम। For this purpose, it has hired a building at a rent of rupees 1 lakh per month. अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि आज की तारीख में बहुत सारी होटलें रेंट पे चल रही है। होटल चला रही कंपनी है पर उसकी खुद की बिल्डिंग ही नहीं है, उसने किसी से रेंट पर ले लिया और बस होटल मैनेजमेंट वो कर रहा है। बड़ी बड़ी होटलों में, सॉरी, बड़ी बड़ी होटलों में भी ऐसा हो रहा है कि वो खुद की जमीन लेकर खुद की बिल्डिंगें नहीं बनाते। जमीन किसी और की, बिल्डिंग किसी और की, होटल किसी और ने बनाई, आप चलाने के काम हम करेंगे, होटल मैनेजमेंट क्योंकि हमें आता है, राइट। तो ये वाली कंपनी ने भी क्या करा है दोस्तों, इन्होंने एक बिल्डिंग हायर कर ली। रेंट कितना दे रहे? 1 लाख पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ। ऐसा होता है बहुत सारे केस में, ऐसा होता है कि वो ये बिल्डिंग हम तुमको किराए पर दे रहे हैं, पर हम तुमसे किराया थोड़ा कम लेंगे और बाकी हम तुमसे रेवेन्यू में शेयरिंग लेंगे। तो अपनी जो कंपनी हो, तो होटल ऑपरेशन करने वाली, तो अपनी कंपनी को लाख रुपए महीना किराया देना है, प्लस जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 5% हमें सामने वाले के साथ शेयरिंग करनी है। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ स्वीट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। एक तो सिंगल रूम है, डबल रूम से और ट्रिपल रूम से, है ना। सिंगल रूम की संख्या कितनी अपने होटल में? 100। डबल रूम दोस्तों 50 और ट्रिपल रूम 30 है। और जो ऑक्यूपेंसी रहता है सिंगल रूम में तो 100% ऑक्यूपेंसी चलती है अपनी, डबल रूम में 80% और ट्रिपल में 60%. The rent of double room suite is to be fixed at 2.5 times of the single room suite and that of triple room suite as twice of. तो ये क्या गणित दिया दोस्तों, आपको कुछ मतलब समझा क्या? जो सिंगल रूम्स है उसका कितना गुना? 2.5 गुना, है ना। 2.5 टाइम्स किराया लेंगे हम किससे? डबल रूम वालों से, है ना। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम स्वीट एज ट्वाइस ऑफ द डबल। तो डबल वालों का ट्वाइस यहां लिया जाएगा, मतलब जो भी डबल वालों का आएगा उसका 2 गुना यहां लिया जाएगा। तो अपन सिंगल वालों का फैक्टर क्या रखते हैं? 1। अगर सिंगल वालों का फैक्टर दोस्तों 1 है तो डबल वालों का फैक्टर क्या हो जाएगा? तो मालूम ट्रिपल वालों का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि वो 2.5 गुना का भी 2 गुना हो जाएगा ना, 5 टाइम्स। मतलब जो बेसिक कैटेगरी का किराया उसका 5 गुना लगान अपन किससे लेंगे? ट्रिपल रूम वालों से
लेंगे, ठीक है। द अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ध्यान रखना दोस्तों साल भर का खर्चा दे रखा। फॉर द ईयर आर एस फॉलोज, स्टाफ की सैलरी कितनी रहेगी साल भर की, 1,42,50,000। कई तरह के स्टाफ लगते हैं दोस्तों होटल में, मतलब वो शेफ से लगाकर तो वो रिसेप्शन से लगा, कई तरह के रूम क्लीनिंग से लगाकर। लाइटिंग हीटिंग और पावर का खर्चा कितना है, 21 लाख। भाई होटल में वो लाइट बिजली पंखा एसी वेसी सब चलेंगे ना। रिपेयर्स और रिनोवेशन का खर्चा है 1235। लॉन्ड्री चार्जेस कितने हैं, 805। इंटीरियर डेकोरेशन का चार्जेस कितना है, 740। और सन्ड्रीज कितना है, बोलो बोलो, 1479। An attendant for each room was provided when the room was occupied and he was paid कितने रुपीस, 80 रुपीज पर डे टुवर्ड्स वेजेस। यानी होटल का सिस्टम देखना क्या है, होटल का सिस्टम ऐसा है कि वो उस रूम की बुकिंग आ गई ना, तो अपन रूम अटेंडेंट को नियुक्त कर देंगे। मान लो रूम की बुकिंग नहीं है, रूम खाली है, तो रूम अटेंडेंट को बोल देंगे भाई आज कोई नहीं है गेस्ट वेस्ट, रूम अटेंडेंट का आज काम काज नहीं। और अपन रूम अटेंडेंट को कितने रुपए दे देते हैं, 80 रुपीज दे देते हैं पर रूम पर डे, ठीक है। अब आप जो सोच रहे हो वो गलत है। आप ऐसा सोच रहे हो कि सर मान लो ऐसे 40 रूम बुक हुए तो 40 अटेंडेंट लगा देंगे, क्या नहीं, एक ही अटेंडेंट रहेंगे बट उसको कुछ नंबर ऑफ रूम्स दे देंगे। भाई ये 5 रूम तेरे, और तेरे को हम पर रूम कितना देंगे, 80 रुपीज दे देंगे पर डे, ठीक है। तो 80 इंटू तूने कितने रूम संभाले, 5 रूम संभाले, ये ले जा 400 रुपए। अब इन 5 रूम से कुछ भी आए, मतलब उनको कुछ भी मंगवाना हो, तुझे उनको अटेंड करना रहेगा, ठीक है। दोस्तों रूम अटेंडेंट की वेजेस आपकी नजरों में वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, राइट। सो एक्टिविटी लेवल होटल का बढ़ा कि रूम अटेंडेंट के वेजेस बढ़ेंगे, कमती हुआ कमती लगेगा खर्चा। प्रोवाइड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% on total takings and assume 1 year is equal to 365. You are required to calculate the rent to be charged for each type of suite. तो अब आप बताओ दोस्तों, मैं तो बहुत बोल चुका हूँ, आप बताओ कैसे करेंगे। सर वही सबसे पहली स्टेप जो ट्रांसपोर्टेशन की स्क्रिप्ट है वही यहाँ लगा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन में स्टेटमेंट जोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाते हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट जोइंग कॉस्ट बनाते, सारी कॉस्ट लिख देंगे, टोटल वोटल लगा देंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 होती कवरेज ऑफ सर्विस। यहाँ पर कवरेज ऑफ सर्विस का मतलब नंबर ऑफ टन किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर कवरेज ऑफ सर्विस का मतलब होगा नंबर ऑफ रूम डेज। और नंबर ऑफ रूम डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने पड़ेंगे। डिवाइड तो इक्विवेलेंट से ही करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल समेशन नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज कैलकुलेट कर लेंगे और बस फिर ये 2 चीज आ गई तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम पर डे, उसमें प्रॉफिट लोड करके रेंट निकाल लेंगे और फिर वो रेंट का फैक्टर से वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 और 5 से, तो हर प्रजाति के रूम्स का रेंट निकल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ चलो, तो अपन एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट अपन कैलकुलेटर पे बना लेते हैं। आना जरा कैलकुलेटर पे आना, और खर्चे बताओ यार आप मुझे, सबसे पहला खर्चा कौन सा है, सबसे पहला खर्चा क्या बोल रहे हो, रेंट है ना। जो बच्चा ये गलती करेगा ना कि सबसे पहला खर्चा स्टाफ सैलरी बोल दिया, तो उससे वो ऊपर वाला खर्चा लेना ही छूट जाएगा। तो हमेशा खर्चा लेना, क्योंकि यह कॉस्टिंग में इन लोगों की बदमाशी है, यह कॉस्ट एक जगह इकट्ठी नहीं देते, बिखेर बिखेर, थोड़ी कॉस्ट इधर फेंक दी थोड़ी उधर फेंक दी। अब बच्चा ध्यान रखे भाई, हर जगह से बटोर के लाए कॉस्ट। तो अपन यहाँ से चालू करेंगे दोस्तों, बिल्डिंग का रेंट लेंगे और ये तमाम खर्चे लेंगे, ठीक है। चलिए तो आप एक काम कीजिए, ओ पर ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये वाला, ये जो 5% ऑफ टोटल टेकिंग है ये वाला भी हो पाएगा, ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो इसको इग्नोर करते हुए बाकी सारे खर्चों का दोस्तों आप टोटल लगाएंगे। कीजिए दोस्तों और बताइए कितना आ रहा है टोटल। फोर 490 कुछ आ रहा है, 290, 2,90,00,000 कुछ आ रहा है, 207 आ रहा है, 218 आ रहा है, 218 आ रहा है। अच्छा तो तुम्हारा 209 आ रहा है, तुम्हारा 218 आ रहा है। हाँ हाँ, 5% वाला हमने इंक्लूड नहीं किया, अभी नहीं करेंगे, अपनी बात हो गई थी। 2,18 आ रहा है, 218 आ रहा है, तुम्हारा 209 आ गया। तुमने पता है क्या मिस्टेक कर दी, 207 आ रहा है ना, तुमने मालूम है क्या मिस्टेक कर, सब बच्चों को मालूम चल गया तुमने क्या मिस्टेक कर दी। ये जो 1 लाख है कैसा है, पर ये जो निम्नलिखित खर्चे हैं ये कैसे हैं, क्या कभी सीधे मंथली अमाउंट एनुअल अमाउंट से डायरेक्टली जोड़ सकता है, नहीं। ये कॉमन मिस्टेक है जो कॉस्टिंग में ऐसे ही करवाना चाहता है बच्चों से,
तो इसलिए अच्छी आदत क्या होगी कि जब भी आप स्टेटमेंट बनाओ तो क्या डिफाइन कर दो, टाइम फ्रेम, सो दैट यू नो कि मुझे सारी कॉस्ट को किस टाइम फ्रेम पर स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो सारी कॉस्ट को फिर हम मंथली टाइम फ्रेम पर ले या ईयरली पर ले, ईयरली, क्योंकि जब सारे ईयरली पर एक अकेला मंथ पर है तो सबको उसके चक्कर में क्यों कन्वर्ट करें, हाँ, उसको इधर कन्वर्ट कर देना, पहली बात। दूसरी बात, वैसे भी हमें जो कवरेज ऑफ सर्विस दे रखा है वो कितने डेज के लिए दे रखा है, साल भर के लिए दे रखा है ना। चलो आ जाओ, तो 1 लाख लेंगे इंटू 12 करके और फिर इन सबको जोड़ देंगे, तो जो तुम्हारा आंसर इसमें 11 लाख और जोड़ दो, है ना। आंसर कितना आ रहा है, 2,18,59,600, ये आती दोस्तों टोटल एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, बट एक्सक्लूडिंग क्या, वो वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट, एक्सक्लूडिंग वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट, ठीक है। और कौन सा, अरे हाँ, और अभी ये भी तो जोड़ना है, और ये भी तो जोड़ना बाकी है अभी, हाँ। तो एक्सक्लूडिंग वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट एंड एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट की वेजेस, वो आपने ऐड कर ली थी, है ना। ओके, तो आपका टोटल कितना आ रहा है फिर, तो दोस्तों अब रूम अटेंडेंट की वेजेस आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रूम अटेंडेंट की वेजेस का गणित देखना जरा, क्या है गणित। एन अटेंडेंट फॉर ईच रूम वॉज प्रोवाइडेड व्हेन द रूम वॉज ऑक्यूपाइड एंड ही वॉज पेड कितने रुपीज, 80 रुपीज पर डे टुवर्ड्स वेजेस। बहुत सिंपल, सबसे पहले अपन सिंगल रूम की बात करते हैं। कितने कमरे दोस्तों, 100 कमरे, पर क्या 100 के, और हाँ 100% ऑक्यूपेंसी यार, तो यहाँ पर 100 के 100 कमरे हमारे ऑक्यूपाइड रहेंगे, 100 का 100%। अब ये 100 कमरे साल भर में कितने दिन ऑक्यूपाइड रहेंगे, यानी दोस्तों कितने रूम डेज हो गए, 36,000 रूम डेज हो गए, है ना। अब इसको ऐसा समझो कि भाई 100 कमरे अगर ऑक्यूपाइड है तो हमें रूम अटेंडेंट को 80 रुपए देने पड़ेंगे 100 कमरों के लिए, 80 रुपीज इंटू 100 कमरे यानी 8,000 रुपए देने पड़ेंगे, और ये सिलसिला कितने दिन तक चलेगा, 360 दिन तक, इंटू 360 इतनी आएगी रूम अटेंडेंट की वेजेस फॉर बेसिक रूम्स। या फिर उसकी वजह हम सिंपल क्या कर सकते हैं, पहले रूम डेज निकाल लो और 36,000 को मल्टीप्लाई बाय 80 कर लो। मतलब दुनिया गोल है, बात एक ही, या तो पहले 80 इंटू 100 कर लो फिर 360 कर लो, या फिर पहले 100 इंटू 360 करके ये निकाल लो फिर 80 से, बात तो एक ही है ना। ओके, चलो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। 50 रूम्स है, माना डबल रूम्स है 50, लेकिन ऑक्यूपेंसी तो सिर्फ 80% यानी 40 कमरे ही ऑक्यूपाइड है। कितने दिन के लिए ऑक्यूपाइड है, कितने आ रहे रूम डेज, 2 4 14,400 आ गए हैं रूम डेज, ठीक है। अब यहां पर बातें करते हैं ट्रिपल रूम्स, 30 कमरे हैं माना, चलो, पर ऑक्यूपेंसी तो 60% यानी 18 कमरे ऑक्यूपाइड है, इंटू 36 कितना आता है, 6,480 रूम डेज। अब हम इन सबका क्या कर देंगे दोस्तों, टोटल कितना आता है, हाँ 56,880 रूम डेज आ गए हैं, है ना। दोस्तों 56,880 रूम डेज को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 80 से, कितना आता है, इतने रुपये और जोड़ देंगे इसमें, ये आएगा दोस्तों, कर ये नहीं आएगा, कितना आता है, 2 करोड़। ठीक है, ये आएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग रूम अटेंडेंट की वेजेस, बट एक्सक्लूडिंग अभी भी क्या, वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट। यानी जिसने आंसर दिया था 2 करोड़ 90 लाख, वेल ट्राई, लेकिन उन्होंने मिस्टेक क्या कर दी मालूम, उन्होंने रूम डेज में ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज का इफेक्ट नहीं दिया था क्या, दे दिया था 104400। अच्छा 360 हटा दिया था, ये तो ब्लेंडर मिस्टेक हो गई ना, 360 तो हटाना। और अरे और अरे 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 अरे, अपन ने इसका तो इफेक्ट ही नहीं दिया, 1 का 2.5 का और 5 का, वो रूम अटेंडेंट की वजह से। भाई तेरे को रूम अटेंडेंट करने का बोला ना, अभी तू बेसिक रूम करे चाहे ये करे चाहे वो करे, तेरा मेरा बात क्या हुआ था, 80 रुपीज पर डे, ये रूम वाइज हुआ था क्या, कि हम उससे किराया ज्यादा लेंगे तो तुझे भी ज्यादा देंगे, नहीं, तेरा कैसा डिसाइडेड है, पर डे। अभी तेरे को किधर भी रूम में भेजे, ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर ये फैक्टर अप्लाई नहीं होगा।
यहाँ पे डायरेक्टली 56880 इंटू क्या हो जाएगा 80, ये आ गया दोस्तों। हाँ ओके, अब क्या करें? अब दोस्तों अपन कॉस्ट, हमें रेंट टू बी चार्ज निकालने पर रेंट के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, और कॉस्ट हमारी कंप्लीट कॉस्ट आ चुकी है, हाल फिलहाल अभी भी इनकम्प्लीट कॉस्ट है, इनकम्प्लीट। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अब अपने पास कोई चारा नहीं सिवाय मैथमेटिक्स का हाथ थामने के। मैथमेटिक्स की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन होती है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बचपन की इक्वेशन है, छठी सातवीं में आ जाती है स्कूल में। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसको अपन अपने भाषा में बोलेंगे तो हम बोलेंगे टोटल टेकिंग्स, है ना, यानी वही टोटल रेवेन्यू। टोटल टेकिंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट, है ना, प्लस वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट प्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया ना, ये एक तरीके से सेल्स का काम करेगा, ये दोनों मिलकर एक तरीके से टोटल कॉस्ट का काम करेंगे, और ये प्रॉफिट का काम कर लेगा। दोस्तों अब दिल्ली दूर नहीं है, हम यहां पर बताइए अब कैसे प्रोसीड करेंगे। लेट द टोटल टेकिंग्स बी एक्स, द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वेरिएबल पोर्शन वुड बी 2,64,10,000। वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट कितना होगा? 0.05x, 5% ऑफ वो उसको देंगे, प्लस प्रॉफिट कितना होगा? 0.20x। आज करके बताओ दोस्तों ये कितना क्या आएगा? तो ये 0.25x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 0.75x बचेगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 0.75 कितना आ रहा है? 3,52,13,333 आ गया। क्या है ये, मैं पूछता हूँ क्या आ गया? ये मतलब कुल जो हमें रेवेन्यू सब कलेक्ट करना है इस रूम से उस रूम से सब से मिलाकर हमें 3,52,13,333 रुपए चाहिए। ठीक है दोस्तों, पर क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए? मंजिल अभी दूर है, मंजिल अभी दूर है। अभी हमने ये नहीं निकाला कि रेंट हम हर रूम से कितना चार्ज करेंगे, पर हमने ये जरूर निकाल लिया कि कलेक्टिवली बेटे तुम सबको मिलाकर हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब अपन इनसे इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, है ना। तुम कितने रूम डेज हो? 36,000, और तुम्हारा फैक्टर ही क्या है? 1 का ही फैक्टर है ना, तो तुम तो 36,000 रूम डेज, 36,000 ही इक्विवेलेंट रूम डेज के बराबर होंगे। लेकिन नीचे वाले ये रूम्स जो कि दिखने में जिनकी संख्या फिजिकल काउंटिंग 14,400 रूम डेज है, रूम डेज यानी समझते हो नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, क्योंकि होटल जो किराया चार्ज करती है वो पर रूम नहीं चार्ज करती, पर रूम पर डे। तो इसलिए कॉस्ट भी कैसे बिठाई जाएगी? पर रूम पर डे, यानी डिवाइड किससे किया जाएगा? रूम से भी और डेज से भी, यानी रूम मल्टीप्लाई बाय डेज से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 14,400 को समझदार बच्चे ने किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 2 पॉइंट कितना आता है? 36,000 आ गया। ये भी इक्विवेलेंट रूम डेज है दोस्तों। इसके बाद समझदार बच्चा क्या करेगा? 6480 इंटू 5 यानी 32,400। और बोलो यार कुछ, इन सबका टोटल लगा लेंगे, 1,04,400 आ गए इक्विवेलेंट रूम डेज। अब दिल्ली दूर नहीं दोस्तों, आप बोल दो नहीं तो मैं बोल दूंगा। 3,52,13,333 का हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1,04,400 रूम डेज। कितना आ रहा है आंसर? आंसर बोलो। 337.29 और कुछ आ रहा है, मतलब 337.3 आ गया। क्या है 337.3 क्या है? ये पर रूम पर डे का किराया है, रेंट है पर रूम पर डे। पर पता है सिर्फ किसका है? बेसिक कैटेगरी का, क्योंकि आपने सारे रूम्स को ट्रांसलेट कर दिया था ना बेसिक रूम में, तो ये पर बेसिक रूम किराया निकला। जिस दिन उसको इंटू 2.5 और इंटू 5 कर देंगे, डबल और ट्रिपल रूम का किराया आ जाएगा। मैं आपके सामने दोस्तों इसका सोल्यूशन फ्लैश करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अपना आंसर ही टैली करेंगे। देखना जरा दोस्तों कि आंसर यहाँ पर ये देखो, और ये आ गया था अपना 337.3 आ गया था, वही 29 और कुछ बोल रहे थे आप। अपन 337.3 तो सिंगल वालों से चार्ज करेंगे ही करेंगे, पर ये जो डबल वाले उनसे कितना चार्ज करेंगे? इंटू 2.5, और ट्रिपल वालों से कितना चार्ज करेंगे? इंटू 5। बोलो ठीक है। एक बार अपन इनका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। चलो, तो ये वर्किंग नोट 2 मिनट छोड़ना। आप तो देखो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट,
ये जमाने भर की कॉस्ट उन्होंने यहाँ पर लिख दी है ना। बिल्डिंग का रेंट दोस्तों उन्होंने फिक्स पोर्शन तो लिख दिया है, लेकिन वेरिएबल पोर्शन को उन्होंने कैसा डिफाइन कर दिया, 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। अच्छा, ये रूम अटेंडेंट की वेजेस सीधे सीधे नहीं कैलकुलेट होगी, इसके लिए हमें वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है जिसमें 100 रूम है, 360 दिन है, 100%, 50 रूम है 300, लेकिन ये 30 रूम है लेकिन 6, ये आ गया था अपना भी शायद 56880 ऐसा ही कुछ आया होगा, और इंटू अपन ने 80 कर दिया था, 56880 इंटू 80, देखो अपन ने भी यही करा था, 45,50,400। तो ये आ गई थी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,52,10,000 प्लस 12 लाख, 2,64,10,000 ये आई थी क्या अपनी कॉस्ट, यही आई होगी, जब तो आंसर मैच हुए होंगे, है ना। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन सेट कर दी, दैट टोटल टेकिंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस 5% प्लस 20%, वही 0.05x और 0.20x। फिर ये आ गया था ना, ये देखो 104,400 भी आया था अपना, ये 104,400 आया था ना इक्विवेलेंट रूम डेज, है ना। फिर ये आया था 3,52,13,333 आ गया था, जिसको हमने डिवाइड किससे कर दिया था, 104,400 से, तो ये आ गया था आंसर और ये कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपका इनसे डिक्टो किसी जमाने में प्रेजेंटेशन मैच, क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में ये लोग बदल जाए। आपने क्या करना, आपने अपनी बताई हुई 3 स्टेप्स करनी। पहली स्टेप क्या, स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, बढ़िया लिखा अपन ने, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली। पर ये जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी ना हमारी, ये एक्सक्लूडिंग वेरिएबल पोर्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट आ जाएगी, आने दो। सेकंड स्टेप में आप कवरेज ऑफ सर्विस यानी नंबर ऑफ रूम डेज निकाल लेना, है ना। नंबर ऑफ रूम डेज में 2 कैलकुलेशन चलेंगे इस क्वेश्चन में, एक चलेगा नंबर ऑफ रूम डेज और एक चलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज। नंबर ऑफ रूम डेज क्यों कर रहे हो, वो रूम अटेंडेंट के चक्कर में, क्योंकि इससे अपनी इक्विवेलेंट वाली बात नहीं हुई थी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही से डिवाइड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया स्टेप 2 में। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में इस बार ना वो सीधे आंसर नहीं निकलेगा, मतलब वो कॉस्ट पर रूम डे नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंप्लीट अमाउंट ऑफ कॉस्ट नहीं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सीधे कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट कर लेंगे, और वो पूरी नहीं क्वेश्चन मैंने बनाई थी, टोटल टेकिंग्स इज इक्वल टू दिस प्लस दैट एक्स, वो 0.05x वो लिख देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा 3,52,13,333, बस उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट रूम डेज से, तो ये आ जाएगा रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे, और ये निकलेगा बेसिक कैटेगरी का, क्योंकि हर रूम को हमने बेसिक में ट्रांसलेट किया था, और इंटू 2.5 और इंटू 5। जय हिंद, आंसर आ गया। ठीक है, ओके दोस्तों, और देखते हैं ना और कोई सा क्वेश्चन जो इससे दमदार होगा ना, वो करेंगे। तो थोड़ा लो लेवल है, हाँ ये देखते हैं। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 16, जिसके लिए हमें चैंपियन पर चलना पड़ रहा है, ये देखेंगे। ये देखो, ये होगा वो रूम, ये क्वेश्चन 8, हाँ ये करेंगे दोस्त। और ये देखो, ये पूछा हुआ भी है, लो एग्जाम में पूछा दोस्तों, एमटीबी में छाया हुआ है क्वेश्चन, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, सीएमए का स्टडी मटेरियल, हर तरफ है क्वेश्चन। अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन विद 100 single rooms. The home offers concessional rates during 6 off-season winter months in a year. क्यों विंटर सीजन में ऑफ सीजन होता है क्या? अच्छा, हिल स्टेशन तो लोग नॉर्मली समर वेकेशन में जाते हैं ना, तो विंटर में तो अपने शहर ही सब हिल स्टेशन बन जाते हैं। तो विंटर में उधर कैसा चलता, ऑफ सीजन चलता। और विंटर कितने मंथ चल रही है उन लोगों की, 6 मंथ चल रही है विंटर। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज्ड। अब दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं इस क्वेश्चन को लेकर। इस क्वेश्चन में मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने 2 क्वेश्चन मर्ज कर दिए। ये ना क्वेश्चन पहले से ही टफ था, पर मैंने इसको सुपर टफ बना दिया। संभाल लेंगे और क्या है, ऐसे खतरों से खेलेंगे तभी तो मजबूत बनेंगे। तो ये थोड़ा बहुत मतलब टफ रहने वाला आपके लिए, क्योंकि मैं 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर दोनों ट्रिकी थे, दोनों मर्ज कर दिए। A lodging home is being run in a small hill station with 100 single rooms. The home offers concessional rates during 6 off-season winter months in a year. During this period, half of the full room rent is charged. यानी मुझे अभी तक जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये लोग ना सीजन वाइज रूम रेंट डिसाइड करते हैं, जिसमें इनका कहना है कि समर सीजन जो कि 6 महीने का रहेगा उसमें तो हम फुल चार्ज करेंगे, लेकिन जो विंटर सीजन रहेगा जो रिमेनिंग 6 मंथ्स का रहेगा उसमें हम हाफ रेंट चार्ज करेंगे, राइट। तो जो इस बार इक्विवेलेंट रूम्स निकलेंगे दोस्तों,
वो इसलिए निकलेंगे क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के रूम है, या रूम तो एक तरह के, लेकिन फिर भी इक्विवेलेंट रूम का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि एक सीजन में हम अलग चार्ज कर रहे हैं, दूसरे सीजन में अलग चार्ज कर रहे हैं, तो हम दोनों सीजन के रूम्स डेज की संख्या ऐसे सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते। समर के जो रूम डेज हैं और विंटर के जो रूम डेज हैं उनका प्लेन समेशन नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट जो विंटर के रूम डेज होंगे उनको मल्टीप्लाई बाय हाफ करना पड़ेगा, या तो समर रूम को फुल रखो और विंटर को हाफ कर दो, फिर विंटर को फुल रखो और समर को डबल कर दो। पर कुल मिलाकर बात यह कि समर और विंटर के रूम डेज एक साथ नहीं जुड़ेंगे, नहीं तो हर किसी पे एक जैसा बढ़ जाएगा, फिर हर किसी पे एक जैसा चार्ज करना पड़ जाएगा। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट कितना परसेंट? 20% of the room rent. The following are the cost estimates and other details for the year ending 31st March. Assume a month to be of how many days? 30 days. ठीक है. Occupancy during the season is कितना परसेंट? While in the off season it is 40%. मतलब सीजन में भी इनकी होटल 80% ही ऑक्यूपाइड रहती है और ऑफ सीजन में तो और 40% ऑक्यूपाइड रहती है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज कितने लैक्स? 200 lakhs, of which 80% relate to building and balance for furniture and equipment. यानी 160 lakhs का बिल्डिंग है और 40 lakhs का फर्नीचर एक्सपेंसेस। सुनिए दोस्तों, इनके स्टाफ की सैलरी एक्सक्लूडिंग क्या? रूम अटेंडेंट 550 है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग है 261, लॉन्ड्री चार्जेस कितने हैं? 80, इंटीरियर कितना है? 170 और मिसलिनियस है 190। डेप्रिसिएशन दोस्तों सुनिए, बिल्डिंग का कितना परसेंट है और फर्नीचर का कितना है? 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। रूम अटेंडेंट को कितना रुपया देते हैं हम? 10 रुपीज देते हैं पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ। मंथली लाइटिंग चार्जेस आर कितने रुपीज? 120 रुपीज पर रूम, एक्सेप्ट इन 4 months ऑफ विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम। तो मंथली लाइटिंग चार्जेस अपने को 120 रुपए लगेंगे प्रति कमरा। तो क्या 120 रुपए प्रति रूम प्रति दिन है या 120 रुपए प्रति रूम पर मंथ है? पर मंथ। लेकिन इनका कहना है कि जब विंटर सीजन आता है ना, तो जो वो अपने को बिजली का खर्चा लगता है वो 120 लगता है, सिर्फ 30 लगता है, 30 लगता है। और ये विंटर में होता है, पर विंटर के पूरे 6 months में होता है, विंटर के 4 months में होता है, 4 months। तो यहां 4 months लिखने से क्या विंटर 4 months की होगी? विंटर तो अभी भी 6 महीने की। पर बिजली विभाग क्या करता है? विंटर के सिर्फ 4 महीने में हमसे कंसेशनल रेट चार्ज करता है ना। ये वो मेरे 2 क्वेश्चन मर्ज करने के चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बन गया, पर कोई बात नहीं, सह लेंगे दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे? वो ऐसा होता होगा कि भाई विंटर को ऐसा थोड़ी है कि एकदम समर खत्म और अगले दिन से भारी ठंडी ठंडी पड़ रही है। वो धीरे धीरे हल्की हल्की सी ठंड आती है, फिर गहरी ठंड आती है और जाते वक्त भी ऐसे ही जाती है। तो शायद बिजली विभाग बोलता होगा कि शुरुआत के जो 2 महीने उसमें इतनी ठंड थोड़ी ना पड़ रही है, जब भयंकर ठंड पड़ेगी तो हम आपसे कंसेशनल लाइटिंग चार्जेस लेंगे। अब आप ये पूछेंगे कंसेशनल लाइटिंग चार्जेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उस देश की राज्य सरकार ने डिसाइड किया होगा यार वैसे ही हमारा तो हिल स्टेशन है, ठंड के सीजन में वैसे ही लोग कम आते हैं, तो लोगों के पास वैसे ही रोजगार कम रहता है और उस पर बिजली का बिल पूरा भेज देंगे तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। तो शुरू से प्रथा चला आ रही कि यार विंटर में क्योंकि कामकाजी लोगों के पास कम रहता है तो बिजली विभाग उनसे थोड़ा कम चार्ज। इट कुड बी द रीजन, राइट? रीजन कुछ भी हो दोस्तों, कृष्ण भगवान ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज भी है वैसे इसके लिए, क्योंकि एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर ये लैंग्वेज ना यूज करते हुए ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज यूज की गई थी, बट दोनों का मीनिंग सेम ही कन्वे होगा। देखिए दोस्तों क्या है, मंथली लाइटिंग चार्जेस आर ₹120 पर रूम except in 4 months in winter when it is ₹30 per room, and this cost is on the basis of full occupancy for a month. ये लिखे या एग्जाम में ये लिखे, दोनों का इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट सेम है विथ नो डिफरेंस। और अभी समझ में आ जाएगा क्यों एग्जैक्ट सेम। You are required to work out the room rent chargeable कैसा? Per day, both during the season and the off-season months on the basis of the foregoing information. तो आज दोस्तों आपको और मुझको रूम रेंट निकालना है पर डे, सीजन में कितना चार्ज करेंगे और ऑफ सीजन में कितना चार्ज करेंगे। फिर है बी पॉइंट, और अब वो थोड़ा अलग ही टोन पर जा रहा है।
इन सबका दोष मुझे ही जाता है। तो ये पर ये बी पॉइंट अभी के लिए छोड़ो, अभी तो ये पॉइंट कर ले हम, वो भी काफी है। वो क्या, मर्ज करने के बाद जब मैंने एक बार क्लास में पढ़ाया ना तो मुझे समझ में आया, पर अब मर्ज तो मैंने कर दिया। मैंने कहा 2 टफ क्वेश्चन मर्ज कर दिया, मतलब सुपर टफ बन गया। चलो करेंगे तो वो तो हो ही जाएगा, है ना। क्यों ना इसको लिख कर किया जाए, है ना। आओ यार जरा इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन 16 है, चैंपियन का 8 है। सो क्वेश्चन नंबर 16 और चैंप का है ये क्वेश्चन 8। तो मैं यहां पर दोस्तों क्या कर रहा हूं ना, मैं यहां पर एक टाइमलाइन बना रहा हूं समर और विंटर की, जिसमें कि ये रहे 6 मंथ्स समर के, ठीक है। अब ये यहां पर समर हुई खत्म और मान लो ये विंटर हो गई शुरू। अब जब विंटर शुरू होगी तो विंटर भी चलेगी 6 मंथ्स, और ये यहां पर दोस्तों विंटर खत्म हो गई, ठीक है। ओके, है ना। तो ये हो गए समर के 6 मंथ्स और ये हो गए हैं विंटर के 6 मंथ्स। पर ना क्या विंटर में भी वो चक्कर है, विंटर के जो 4 महीने वो अलग है और 2 महीने वो अलग। तो विंटर के 2 मंथ्स है और विंटर के 4 मंथ्स, यानी विंटर पूरी 6 मंथ्स की, पर बिजली विभाग कहता है कि 6 महीने पूरी रियायत नहीं दे सकते, आगे पीछे का एक एक महीना हम कट करेंगे। पर वो आगे पीछे का मैं कट करने के लिए मैंने दोनों एक ही तरफ ले लिया है ना। चलो बड़े दोस्तों, हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना, है ना। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप मुझे ना टिक लगवा दो बस कि सर ये कॉस्ट आएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट में। एक तो यही सारी कॉस्ट आ जाएंगी, है ना। दूसरा फिर डेप्रीसिएशन आएगा, और डेप्रीसिएशन इससे इससे चलेगा, है ना, इससे और इससे चलेगा डेप्रीसिएशन, ये आ जाएगा। और बताओ और कौन सी कॉस्ट है, रूम अटेंडेंट की कॉस्ट है। और बताओ कौन सी कॉस्ट है, ये लाइटिंग चार्जेस है ना। और कोई सी कॉस्ट है इसके अलावा, नहीं, बस है ना, ये सारी कॉस्ट ले लो। इनमें से दोस्तों ये वाली जो कॉस्ट है तो सीधी सादी बोली वाली है, ये तो यूं ही ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि ये वाली कॉस्ट भी सीधी सादी बोली वाली है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होगी वो एक तो रूम अटेंडेंट में होगी और दूसरा मंथली लाइटिंग में होगी, है ना। चलो पहले रूम अटेंडेंट का डिस्कस कर लेते हैं। रूम अटेंडेंट को हम 10 रुपया दे रहे प्रति रूम प्रतिदिन, बस हो गया। फिर तो क्या है, अपने पास दोस्तों कितने रूम्स हैं, 100 रूम्स, है ना। अब ये ध्यान रखना कि ये 100 रूम्स जो है, यही 100 रूम्स हम समर में भी ऑपरेट करते हैं और यही 100 रूम्स हम विंटर में भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो इन रूम्स की ऑक्यूपेंसी रहती है वो अलग अलग रहती है। कमरे सो ही है दोस्तों अपने पास। तो ये जो अपनी होटल की बिल्डिंग है इसमें 100 कमरे हैं। अब यही 100 रूम्स हमारे पास समर में भी होते हैं और वही 100 रूम्स हमारे पास विंटर में भी होते हैं। लेकिन क्या ऑक्यूपेंसी सेम रहती है, ऑक्यूपेंसी अलग अलग होती है। दे रखा है उन्होंने, ऑक्यूपेंसी अलग अलग दी है। देखो आप जरा गौर फरमाइए, सीजन पीरियड में 80%, और सीजन पीरियड विंटर को कहा जाता है, समर को कहा जाता है हमारे बिजनेस में। समर को, क्योंकि समर ही तो हमारा सीजन है, विंटर तो हमारा ऑफ सीजन बोला है ना इन्होंने। और ऑफ सीजन में कितनी ऑक्यूपेंसी है, 40। यानी अब समझदार बच्चा क्या कर लेगा, ये जो 100 रूम से इसका कितना परसेंट निकाल लेगा, 80%। और बताए क्या बोलने लगेगा, ये बोलने लगेगा भाई समर में भी हमारे 80 कमरे ही रोज किराए पर जाते हैं, है ना। तो डेली बेसिस पर 80 रूम्स ऑक्यूपाइड है। इन 80 रूम्स को मल्टीप्लाई बाय 30 डेज कर दूंगा मैं, हाँ। और फर्दर पता है किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 मंथ्स, ठीक है। 14,400 रूम डेज हैं ये सीजन पीरियड में। अगर इस तरफ विंटर में कैलकुलेशन किया जाए तो 100 रूम्स का कितना परसेंट, यानी 40 कमरे ही ऑक्यूपाइड रहते हैं रोज 30 दिन तक,
और कितने महीने, 6 महीने, कितना आता है 7,200 रूम डेज आ गए हैं। अब बस वो अटेंडेंट का काम तो हो गया। ये जो दोनों रूम डेज है इनका आप प्लेन समेशन कर देंगे, अटेंडेंट के मन में तो कोई फर्क नहीं करना कि मैं समर में आ रहा हूँ कि विंटर में। अटेंडेंट की जो वेजेस है वो तो एक जैसी है, उसको तुम 10 रुपए देते पर रूम पर डे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कभी भी आओ। तो बस अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का जो जोड़ लगा है आपने वो है 21,600, उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 10 से, पर रूम पर डे से, रूम डे से। कितना आ रहा है 2,16,000 आ जाएगा रूम अटेंडेंट का वेजेस का अमाउंट। इज दैट क्लियर? ये वाला मैटर दोस्तों अपन ने सॉल्व कर लिया क्या? हाँ, बस एक ही मैटर बचा आपके मेरे बीच, क्या? मंथली लाइटिंग चार्जेस, है ना। लाइटिंग चार्जेस में आपको इजी क्या पड़ेगा, समर इजी पड़ेगा कि विंटर इजी पड़ेगा? तो अपन समर पहले सॉल्व कर लेते, है ना। अब लाइटिंग को सॉल्व करना अल्ट्रा इजी होता, अल्ट्रा इजी। पता है कब? जब ये मंथली लाइटिंग की बजाय हमें डेली दे देते कि रोज का इतना बिजली का बिल आएगा। अब जब बार हमें रोज का बिल दिया होगा था तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेते, नंबर ऑफ डेज से, नंबर ऑफ रूम डेज से। क्योंकि ये जो रोज का बिजली का बिल दे रखा होता, अरे 2 मिनट के लिए मान लो ना, ये सिर्फ इतने से सेंटेंस पे ही फोकस करेंगे। मान लो कि मैं यहां पर मंथली वर्ड को रिप्लेस करके क्या लिख दूं, भाई क्वेश्चन ने तो नहीं दिया पर मैं कर रहा हूं डेली, और फिर यहां पर 120 रुपए की बजाय क्या हो जाएगा 4 रुपए। महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 120 रुपए अगर प्रति माह का बिल आ रहा है तो रोज का कितना बिल है 4 रुपए, है ना। अब देखना काम कितना आसान हो गया, अब कोई लोड ही नहीं आपके सर पे, ये अब रूम अटेंडेंट के जैसा हो गया। हाँ वो बात अलग है कि समर सेपरेट करना पड़ेगा और विंटर सेपरेट, पर उतना तो काम हल्का हुआ। तो एक समझदार बच्चा बोलेगा रोज का लाइट का खर्चा कितना आ रहा है 4 रुपए प्रति रूम, यानी कैन आई से 4 रुपीज इज माई लाइटिंग चार्जेस पर रूम पर डे। समझदार बच्चा क्या कर लेगा 14,400 इंटू क्या कर लेगा 4 रुपीज, कितना आ गया 57,600। ठीक है, हाँ ओके। अब उसको मैं अदर वे अराउंड भी करवा सकता हूं, बजाय कि मैं उस मंथली अमाउंट को डेली में कन्वर्ट करूं, मैं इस डेज को मंथ्स में कन्वर्ट कर दूं। डे को मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 30, तो कितना आता है। अब ये 480 रूम डेज या रूम मंथ्स हो गए, रूम मंथ, और मल्टीप्लाई बाय वही जो 120 रुपए, दो वह आंसर तो वही आएगा। देख लो, तो कैसा भी कर सकते हो आप एग्जाम में, आईसीआई कोई आपकी थॉट प्रोसेस से मतलब नहीं। आईसीआई को मतलब है फाइनल अमाउंट बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस का सही निकालना है, मतलब बच्चा टैलेंटेड है, सही जगह से पढ़ के आ रहा है। 57,600, ठीक है ओके। पर अभी ये सिर्फ आपकी मेरी कौन सी बात हुई है, समर की बात हुई। अब बातें दोस्तों विंटर की भी कर लें, पर विंटर में पड़ेगा चक्कर। विंटर का जो खर्चा है ना 30 रुपीज पर रूम, वो सिर्फ कितने मंथ्स का है 4 मंथ्स का, तो बच्चे में 2 महीने क्या होगा 120 ही लगेगा। हो गया, समझदार को इशारा काफी है, समझने वाले समझ गए कैसे करेंगे। दोस्तों ये जो 30 रुपीज है ना, सबसे पहले तो हम मुझे इसे चेंज करने दो। 30 रुपीज की बजाय मैं क्या बोल दूंगा 1 रुपी बोल दूंगा ना भाई, तो 30 रुपी मंथली है, तो मैं उसको डेली बोल दिया 1 रुपया, बस अब हो गया, अब हो गया सॉल्व हो गया, अब कोई लोड वाली बात नहीं। ये जो 70 to 100 रूम्स है ना, इसको एक काम करो 2 मंथ्स के अलग निकाल लो, और अभी तो क्या अपन ने पूरे 6 महीने के निकाल लिए, इसको एक बार 2 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 4 मंथ से करेंगे। समझ गए क्या मेरी बात, है ना। अरे पहले हमने क्या करा था 100 रूम इंटू 40% इंटू 30 डेज इंटू 1 शॉट में 6 कर दिया था, लेकिन वो 1 शॉट में 6 रूम अटेंडेंट में चल गया, इधर नहीं चलेगा, इधर 2 महीना अलग 4 महीना अलग करना पड़ेगा। तो इधर बताना कितनी संख्या आ रही है 2400, इधर बताओ कितनी आ रही है 4800। ठीक है, आ गया ये 2400 और 4800 का टोटल वही आएगा 7200, है ना। पर इन 2 मंथ्स का कितना आ रहा है 2400 रूम डेज, और 4 मंथ्स का कितना आ रहा है 40। अब दिल्ली दूर नहीं है, इन 2 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ कितना ले लेंगे 4 रुपीज पर रूम पर डे बिजली का खर्चा,
और इन 4800 के लिए क्या कर लेंगे, 1 रुपी पर रूम पर डे। आज आंसर बोल दो इन सबका मिलाकर कितना आ रहा है ना। और इधर का आपको याद होगा आपने 57,600 बोला था शायद, है ना। बस 70 ये होगा हमारा बिजली का खर्चा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों क्वेश्चन, आई डू एग्री। मैं तो स्टार्ट करते से ही मैं समझ गया था कि यहाँ पे दिक्कत होने वाली, बट ठीक है संभालना तो पड़ेगा दोस्तों। 72,000 आ गया इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। बस अब लोड क्या आपको, अब क्या लोड है आप बताओ। क्या आपसे अब वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकल पाएगी, अब तो सारी निकल जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। ओके, एक बार टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गई दोस्तों, उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो क्या है, वो ये रूम डेज और इक्विवेलेंट रूम डेज वाला। इनफैक्ट अब इक्विवेलेंट रूम डेज ही चाहिए। रूम डेज के तो काम हो गए, वो अटेंडेंट के लिए लगते हैं रूम डेज, लाइटिंग के लिए लगते हैं रूम डेज, लेकिन जब रेंट चार्ज करेंगे तो वो तो कौन से कॉन्सेप्ट पे चलेगा, इक्विवेलेंट रूम डेज के कॉन्सेप्ट पर चलेगा, है ना। ओके, तो अब इक्विवेलेंट रूम डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना अपने को। वो कैसे करेंगे यार इक्विवेलेंट रूम डेज, और हो गए, हो गए, कितना इजी। क्वेश्चन ने बोला था कि समर में जो भी किराया चार्ज करेंगे उसका आधा हम विंटर में करेंगे, हो गया। अगर आप समर को फुल मानते हो तो फिर विंटर को हाफ मानोगे। बट नॉर्मली जिस रूल से आईसीआई चलता है वो ये चलता है कि यार किसी को भी एक से नीचे मत लाओ, मतलब जो सबसे लोएस्ट है उसको क्या फैक्टर दे दो, 1। वाह, तो ठीक है, तो जो उससे बड़ा उसको फैक्टर क्या मिल जाएगा, 2, तो 2 का आधा 1 हो ही जाएगा, है ना। यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 28,800 इक्विवेलेंट रूम डेज, और ये हो जाएगा 7,200, यानी ये आ जाएगा 36,000 इक्विवेलेंट रूम डेज। हाँ, बस तो क्वेश्चन ही हो गया। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, 36,000 इक्विवेलेंट रूम डेज से। कितना आ रहा है आंसर। अच्छा, अभी तो आंसर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें अभी वो सारे भी तो तमाम एडजस्टमेंट है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट भी तो दे रखा है कुछ, कहीं पर बोला है ना, वो भी तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ फिर भी अब अगर हाथ पैर मारेंगे तो अब क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब अब ये ए पॉइंट हमसे बन सकता है। ठीक है, आओ इसको लिख के करें यार कंप्लीट। चलो, डायग्राम से ठीक रहा है ना। चलो, तो अपन एक काम करते हैं यार, पहले ना अपन वर्किंग नोट्स ही बना लेते हैं, फिर वन शॉट कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए वर्किंग नोट ही मतलब ऐसा एग्जाम में नहीं बनाना है डिजाइन ड्राइंग, बट ये समझने के लिए ठीक है। वहां मन में सोचना है और बस ये सब बोरिंग वाला लिख देना है। और ये जो 7200 है ना, मैं इसको क्लासीफाई कर देता हूँ कि इसमें से 2 महीने का कितना और 4 महीने का कितना, वो काम में आएगा ना एक जगह। 2400 और 4800 बताया था आपने उस वक्त। ओके, तो हम लिख के कैसे करें, स्टेटमेंट बना ले, है ना, जिसमें हम रूम डेज का भी कैलकुलेशन शो कर देंगे और वो इक्विवेलेंट रूम डेज भी लगे हाथ हाथों हाथ उसी में शो कर देंगे। और इस बार जो कैटेगराइजेशन होगा वो टाइप एबीसी होगा या फिर समर और विंटर का होगा, समर और विंटर का होगा। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रूम डेज एंड इक्विवेलेंट रूम डेज। रूम डेज अभी काम में आ जाएंगे, इक्विवेलेंट रूम डेज थोड़ी देर बाद काम में आएंगे। ओके, तो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे अपन रूम डेज का, उसके पड़ोस में अपन उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू इक्विवेलेंट रूम डेज। और यहाँ पर जो दो कैटेगराइजेशन आएंगे उसमें एक आ जाएगा समर सीजन,
मतलब जो कि हमारे लिए सीजन होगा, है ना। और एक मैं नीचे लिख रहा हूँ, अभी आप भले ही मत लिखना, क्योंकि वो ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, स्पेस को ध्यान में रखते हुए। ऑफ सीजन पीरियड यानी कि विंटर, और 2 महीने 4 महीने यहाँ क्लासिफिकेशन की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन कर लेंगे। हाँ जी। अब रूम डेज का हम कैलकुलेशन करते हैं। कितने रूम्स है दोस्तों? 100 रूम्स। समर में ऑक्यूपेंसी बताइए कितनी है? 80%, यानी 80 कमरे अपने बुक होंगे डेली बेसिस पर, इंटू 30 दिन, यानी महीने भर की आ गई अपनी बुकिंग रूम डेज की, इंटू समर इज रनिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। कितना आ गया? आंसर वही आएंगे, बट एक एग्जाम का प्रेजेंटेशन कितना आ रहा है? 14,400 रूम डेज आ जाते हैं इन समर। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंटर। तो रूम उतने ही रहेंगे, समर हो कि विंटर, कमरों की संख्या तो वही रहेगी ना अपने घर पे, 100 रूम्स, लेकिन ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी? 40%। और वही फिर 30 दिन का गणित और 6 मंथ्स का गणित, 7,200 रूम डेज। ठीक है। अब लगे हाथ दोस्तों, क्यों ना अपन इसको इक्विवेलेंट में भी कन्वर्ट कर दें। तो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, ये जो 14,400 इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, और इधर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से, है ना। यार लेकिन एक मिनट, है ना, है तो आईसीआई का ही क्वेश्चन, मतलब मर्जिंग मैंने करी, पर आईसीआई ने 100 और 50 करा इस बार। आंसर सेम ही आएंगे, पर वो चेंज हो जाएगा ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज। अपना 36,000 आया था, इनका, वो तो बात तो सही है ना, अगर अपन इसको 1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और अगर आप इसको 1 लोगे तो ये 0.5 हो जाएगा। वैसे जनरली जो वो रूल फॉलो करते हैं वो है कि बेसिक को 1 रखते हैं और उसके ऊपर 2 करते हैं, दिस इज व्हाट दे डू, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने 150 कर दिया। मैं 150 से करवा देता हूं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आईसीआई बेसिक को 1 रखता है और उसके ऊपर करता चला जाता है। आगे देखेंगे, अभी तो और क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर चलो आईसीआई के 25 पर चलता हूँ। तो 14,400 रूम डेज इंटू इनका तो पूरा 1 का ही फैक्टर आएगा, 14,400 ही आएंगे इक्विवेलेंट रूम डेज। लेकिन यहाँ जो 7,200 रूम डेज है उसमें फैक्टर 1 का लगेगा या 0.5 का, यानी कितना आ जाएगा? दोस्तों एक बात बताइए, अगर अपन इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा इन द फर्स्ट प्लेस, वो हम आंसर विंटर का निकलेगा या समर का निकलेगा? समर का, क्योंकि आपने जिसको 1 माना है ना, उसकी टर्म्स में चीजें ट्रांसलेट हो गई है। तो हमने क्या बोला, हे 7200 रूम, तुम दिखने के लिए 7200 लेकिन तुम ऊपर वालों के 3600 के ही बराबर हो। तो सारे जो कन्वर्ट हो गए वो ऊपर वालों में कन्वर्ट हो गए, तो जो आंसर निकलेगा वो इस बार किसका निकलेगा? समर का। और फिर उसको आधा कर देंगे तो आंसर किसका आएगा? विंटर का। यही आप इसको 1 लेते और इसको 2 लेते तो जो आंसर निकलता, मतलब ये तो 30, तो जो आंसर निकलता वो किसका निकलता? और फिर उसको इंटू 2 कर लेते तो आंसर किसका हो जाता? है ना, मतलब वो वही है जिसको आप बेस बना रहे हो। हमने किसको बेस, भाई तुम 1 हो तो तुम आधे हो, तो सब किसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो गए? 1 वाले की टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। यहां पे भी टोटल लगा ही लो। तो इन दोनों में फर्क समझ गए, ये रूम डेज है और ये इक्विवेलेंट रूम डेज है। ठीक है। हाँ, अब बताओ आगे क्या करना है? बस सर अब क्या, अब तो शुरू हो जाओ। और या फिर एक और वर्किंग नोट, 2 और वर्किंग नोट बना लो, एक तो रूम अटेंडेंट का और एक, ताकि फिर उसके बाद नॉन स्टॉप चलेगी गाड़ी, है ना। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ रूम अटेंडेंट वेजेस। ये तो अब बहुत ही आसान है, इतना आसानी में क्या ही बोल। रूम अटेंडेंट को अपन किससे चलेंगे? रूम अटेंडेंट कितने डेज से, रूम डे से कितने हैं? 21,600 रूम डेज एट द रेट ऑफ कितना? एल। 2,16,000 आ गया ये। हाँ,
ओके, इसको भले ही बोलना है तो आप वर्किंग नोट 1 बोल दो, तो फिर ये वर्किंग नोट 2 के नाम से जाना जाएगा। अब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर लाइटिंग। यार लाइटिंग थोड़ा सा ट्रिकी, एकदम 1 शॉट नहीं होगा, वो 2 शॉट में होगा, इनफैक्ट 3 शॉट में होगा। कैसे होगा लाइटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन? वेरी गुड, जिसने भी ये बोला, पहले समर का होगा फिर विंटर का होगा, और विंटर में भी मालूम क्या होगा, 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स ऐसा होगा, और ये समर के अंदर तो 6 मंथ्स 1 शॉट हो जाएंगे। ठीक है, चलो समर में दोस्तों रूम डेज बोलना जरा कितने हैं, तो 14,400 क्या है रूम डेज, उसको मालूम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120 रुपए डिवाइडेड बाय 30 डेज, क्योंकि 120 रुपए पर मंथ है, पर हमें पर मंथ चाहिए, हमें पर डे चाहिए, इसलिए क्योंकि हम रूम डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना आता है, 57600। ओके, अब यार यहाँ पर ये 2 महीने और 4 महीने मालूम कैसे करेंगे, जो ये है ना आपके 7200, उसको 2/6 और उसको 4/6 कर दो, वही 2:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाते हैं ना फाउंडेशन में, 7200। तो अपन 7200 रूम डेज लेंगे, बट दिस आर फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो 2 मंथ्स का कितना, इंटू 2/6। उसी तरीके से नीचे क्या होगा मालूम, 7200 रूम डेज इंटू 4/6 होगा। ठीक है, इन 2 महीने में चार्जेस कितने लगेंगे, 120 रुपए पर मंथ डिवाइडेड बाय 30 डेज। डिवाइड बाय 30 डेज क्यों कर रहे हैं, आपको समझ भी रहा होगा, क्योंकि मंथली चार्जेस तो डेली में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम डेज रूम डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। और यहां पर मालूम क्या करेंगे, 30 रुपए महीना बटे 30। ठीक है, हाँ बोलो आज कितना कितना आ रहा है, 9600 और 4800, 72,000 आ गया लाइटिंग का चार्ज। बस हम नॉन स्टॉप चलेगी दोस्तों अपनी गाड़ी। नहीं, पर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज का भी तो इफेक्ट देना पड़ेगा ना। एक शॉर्टकट बताया जा रहा है दोस्तों, वो शॉर्टकट ये ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि सर 100 रूम्स हैं और ऑक्यूपेंसी कितना परसेंट है, 40%, विंटर में ना तो प्रैक्टिकली 40 ही रूम हमारे ऑक्यूपाइड होंगे बस, तो 40 कमरे हमारे ऑक्यूपाइड हैं, मल्टीप्लाई बाय 120 रुपए पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स, प्लस अगेन 40 रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड है, 30 रुपीज पर मंथ इंटू 4 मंथ्स। हाँ तो इससे भी आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना, है ना। तो आप ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो, तो अपन ने रूम डेज कैलकुलेट कर लिया तो डेज को ही यूज कर लिया, नहीं तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है, एक ही एडजस्टमेंट ज्यादा हो रहा है वहां, क्योंकि डेज से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वापस से डेज से डिवाइड भी करना पड़ रहा है। ये जो आपने निकाले हैं डेज से आप मल्टीप्लाई किए हुए हो, तो इसलिए हमें बस डेज से डिवाइड करना पड़ रहा है ना, विच इज ओके। आपका जैसा उस वक्त दिमाग काम करे वैसा कर देना, क्योंकि मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि आंसर को निकालने के, उस थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कौन कैसे सोच रहा है ना। 72,000 आ गया, बस अब क्या, अब हो जाएगा, स्टेटमेंट बना ले। अरे यार इसमें कोई शेयरिंग वेयरिंग का चक्कर तो नहीं है ना, वो नहीं कोई, बस एक मार्जिन का है, वो हैंडल कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। तो अब हम यहां पर बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स और यहां पर आ जाएगा अमाउंट, और टाइम फ्रेम डिफाइन करना एक अच्छी आदत है। वैसे इस क्वेश्चन में फर्क पड़ नहीं रहा है, बट फिर भी आदत की बात है यार। तो हम यहाँ पर
पर एनम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सारा खर्चा ही पर एनम दे रखा उन्होंने, हमने भी सब पर एनम ही निकाला है। पर मंथ तो हो ही नहीं सकता। पूछोगे यहाँ बताओ क्यों, क्योंकि समर का महीना अलग है, विंटर है, तो पर मंथ में ऑफिस से सवाल ही आ जाएगा कौन से मंथ की बात कर रहे हो। समर के खर्चे अलग है, विंटर के खर्चे अलग है, नहीं लेकिन तो हम पर मंथ जा भी नहीं सकते इस क्वेश्चन दोस्त, तो हमें वो एनुअलाइज करके ही जाना पड़ेगा। तो बस अब शुरू हो जाओ। और सबसे पहली कॉस्ट कौन सी है यहाँ पर, डेप्रीसिएट। या तो ये कर दो स्टाफ सैलरी, है ना, मतलब जैसा आपको जमे, या तो ये पांचों आइटम एक साथ लिख दो दनादन दोस्तों, बस ये और ये कॉपी पेस्ट ही करना है आपको, ठीक है, कर लो यार जरा, आप इसको कॉपी पेस्ट करो तो। अब ये एक और कितना सही डाउट पूछा आपने कि सर यहाँ पर हम कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे क्या अमंग वो वेरिएबल और फिक्स। जनरली आईसीआई होटल के केस में क्लासिफाई है, वो ट्रांसपोर्टेशन में करता है और होटल में नहीं करता। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ोगे ना, हम्म तो सेकंड पॉइंट में आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत भी पढ़ के कि यार करनी पड़ेगी कॉस्ट क्लासिफाई, क्योंकि उन्होंने क्या पूछ लिया है, ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ही क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, है ना, और फिक्स कॉस्ट तो फिर अलग से लिखनी पड़ेगी, और कंट्रीब्यूशन के लिए वो हमें सेल्स माइनस क्या करनी पड़ती है, वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर, है ना। पर मैं पता है क्या कह रहा हूँ, अभी अपन बी पॉइंट छोड़ दो, वो तब के तब संभाल लेंगे, तब अपन रिक्लासीफाई कर देंगे वापस से उठा के, 4 आइटम को जोड़ के वेरिएबल बोल देंगे, 2 आइटम को जोड़ के फिक्स बोल देंगे, कोई बहुत सारी तो है ही नहीं यहाँ पे कॉस्ट, है ना। तो अभी के लिए तो बिंदास आप तो चलने दो विदाउट एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, और तब के तब समझ लेंगे। तो ये है 550 और 261, फिर है 80, 175, 190, 80। ठीक है, और बोलो यार, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अलग जाएगा और ऑन फर्नीचर अलग जाएगा। दोस्तों बिल्डिंग का अमाउंट 160 लैक्स माना जाएगा, 200 लैक्स का 80%, 160 लैक्स, और उसका 5%, यानी 8 लाख रुपीस। और फर्नीचर माना जाएगा 200 लैक्स का 20%। क्वेश्चन बोला है ऐसा, मैं नहीं बोलता। और कितना परसेंट एप्रिसिएशन है, 59%, यानी 6 लाख रुपीस। अब दो और वो जोड़ दें, है ना, एक तो वो रूम अटेंडेंट की वेजेस, जो नहीं अपन ने कितनी निकाली थी, है ना, और लाइटिंग का खर्चा जोड़, और कुछ इसके अलावा आपको लगता है आपकी नजरों में कोई सा खर्चा है तो बताओ, नहीं तो टोटल लगाओ। ट्वेंटी 9,44,800 बताया जा रहा है टोटल, है ना। ओके दोस्तों, हमें कॉस्ट बिठानी है, हमें तो रेंट बिठाना था, तो हम यहां पर ही प्रॉफिट जोड़ लें तो ओवरऑल रेंट ही आ जाएगा। अरे सी इंटर, टोटल कॉस्ट तो निकाल ही लिए, प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स रेवेन्यू दैट वी नीड टू कलेक्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना इक्विवेलेंट रूम डेज पे, क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो ये आती है हमारी टोटल कॉस्ट। नहीं तो अल्टरनेटिवली कोई बच्चा ऐसे भी जा सकता है कि पहले कॉस्ट निकाल ले पर रूम पर डे और फिर प्रॉफिट जोड़, दुनिया गोल ले, वो तो आंसर सेम ही आना है। प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20%, किस पर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ हाँ, तो 20% ऑन रेवेन्यू हो गया ना एक तरीके से, तो 20% ऑन रेवेन्यू का मतलब होता है 25% ऑन कॉस्ट, हैशटैग सीए फाउंडेशन। और नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हो, वो नहीं मैंने एक और ट्रिक बताई थी कि अगर रेवेन्यू का 20% प्रॉफिट है तो रेवेन्यू का रिमेनिंग 80% क्या है,
कॉस्ट, यानी कि ये जो 29,44,800 ये कितने परसेंट के बराबर है, ये इसको डिवाइड बाई 80% कर दो तो सीधे रेवेन्यू का अमाउंट आ जाए, कितना आता है 36,81,000 आ गया। या तो डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, और या फिर फाउंडेशन का अपने को याद हो तो अपन 29,44,800 का 25% निकाल सकते हैं, 7,36,200, और वो जोड़ोगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो या तो वो कर लो या फिर ये कर लो, मतलब दो में से कोई सा भी कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है दोस्तों। ये आता है हमारा टोटल रेवेन्यू या टोटल रेंट, बस। अब दिल्ली दूर नहीं है। अब हमें रेंट निकालना है पर रूम, पर रेंट पर रूम निकलेगा वो तो पर इक्विवेलेंट निकलेगा, पर इक्विवेलेंट, फिर बाद में हमें ट्रेस करना पड़ेगा, उस कर देंगे। चलो क्या बोलेंगे, रूम रेंट पर, क्या बोलेंगे, रूम रेंट पर इक्विवेलेंट रूम डे इज इक्वल टू 36,81,000 डिवाइडेड बाय 18,000। 18,000 इक्विवेलेंट रूम डेज है, 204 पॉइंट कुछ आ रहा है, 204.5। ओके, क्या है, मैं पूछता हूँ 204.5 क्या है। ये रूम रेंट आ गया पर इक्विवेलेंट रूम डे, पर अब ये कौन से रूम पर आया है, जिसको 1 माना है उस पे आया, समर का आ गया, तो विंटर का इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए आंसर्स, ही आ गए हैं, है ना। तो बस आंसर अब हम लिख देंगे रूम रेंट पर डे फॉर समर इज इक्वल टू 204.5, लेकिन रूम रेंट पर डे फॉर विंटर इज इक्वल टू 204.5 इंटू क्या, पॉइंट 102.2। ये आते हैं दोस्तों आंसर्स। ठीक है, ओके। हाँ, अब जब अपन ये सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन करते हैं तो ये थोड़े से लेंदी होते हैं। हमने देखा हो तो कोई सा क्वेश्चन छोटा नहीं, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। वैसे आप ये मान के चलो कि कॉस्टिंग का पेपर ही लेंदी आता है, यानी 3 आवर्स थोड़े से इनसफिशिएंट होते हैं कॉस्टिंग के पेपर को कंप्लीट करने में। पर सारे क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं आएंगे। जैसे जब अपन इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अरे बाप रे, अगला चैप्टर है कॉस्ट शीट, वो उसमें तो और लेंदी क्वेश्चन आएंगे। पर हाँ, उसका जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मटेरियल पढ़ेंगे या लेबर पढ़ेंगे, तो उसमें छोटे छोटे आएंगे। फिर ओवरहेड्स पढ़ेंगे तो वापस से फुल साइज क्वेश्चन आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में फुल साइज आएंगे, है ना। पर जब अपन मार्जिनल पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो वो थोड़ा सा बैलेंस होगा, कुछ छोटे रहेंगे, कुछ ऐसे फुल साइज क्वेश्चन रहेंगे ना। ये वाला थोड़ा सा टफ भी और लेंथी भी, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन मार्च कर दिए, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन को। अभी ए पॉइंट तो चलो फिर भी हो गया मैनेज, तो बी पॉइंट भी है। तो मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, आप इसको इग्नोर कर दो बस, आप इसको सेफली इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं कितना भी समझा लूं, बाद में बच्चे क्लास के बाद ये सर क्या किया है यार आपने, मत। तो जस्ट इग्नोर इट, आपको ही समझ में आ रहा हो बहुत टफ होगा, है ना। ओके दोस्तों, ये ट्यूटोरियल दिया, ये तो आप खुद ही पढ़ लेना, इसमें मेरे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है ना। चलिए, और आप ये वाला सोल्यूशन वोल्यूशन एक्सेट्रा इग्नोर कर देना। मैं अगली बार की किताब से इस बी पॉइंट को हटा भी दूंगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक मर्ज हो गया। मैं उसके बजाय 2 क्वेश्चन सेपरेट पढ़ा दूंगा। चलिए दोस्तों, तो ये अपन ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अभी के एपिसोड में बस इतना ही।